एक्स अग्रीड टू बिकम, मेरी बात सुनो, जितने पॉसिबल कठिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज हम सॉल्व कर रहे हैं साथ में बैठ के। यहां से अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है जितने पॉसिबल कठिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन आरटीपी और पीवाईक्यू में, वो हम यहाँ पे बैठ के सॉल्व कर रहे हैं। और मेरे पास तकरीबन 60 के आसपास, 60-62 कुछ क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट, और ये मैं सारे कराने के बाद ही उठूंगा यहाँ से। बीच में छोटा एक ब्रेक जरूर ले लेंगे, लेकिन जाएंगे नहीं आज। आया, स्टार्ट कर रहे हैं। एक्स अग्रीड टू बिकम एन असिस्टेंट फॉर 2 years। मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, आप लोगों को देखना है। कलर कौन सा ले बोलो? ब्लू ले लिया अपन ने, ऑरेंज ले ले, ऑरेंज। X agreed to become an assistant for 2 years to Y, who was a practicing chartered accountant at जोधपुर। अब सुनो, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है? Y। कहां पर? जोधपुर में। कौन अग्री हुआ उसका असिस्टेंट बनने के लिए? X। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। उनके बीच में ये अग्रीमेंट हुआ कि जब तक ये अग्रीमेंट जिंदा रहेगा, जब तक वो आर्टिकलशिप करेगा, X कहीं पे भी प्रैक्टिस नहीं करेगा सीए की, खुद से ऑन हिज ओन अकाउंट। कहां पर? उसके ऑफिस के 20 किलोमीटर के अंदर अंदर उस एरिया में कहीं पे भी प्रैक्टिस नहीं करेगा। प्रश्न है, एट द एंड ऑफ 1 year X left the articleship या assistantship of Y and started practice on his own within the said area of 20 kilometers। वो उस 20 किलोमीटर के एरिया में अपनी प्रैक्टिस करने लगा। प्रश्न ये है कि क्या वो ये प्रैक्टिस कर सकता है? रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिसाइड वेदर X could be restrained from doing so। क्या X को Y रिस्ट्रेन कर सकता है, रोक सकता है? तो भाई इस क्वेश्चन में जो प्रोविजन लग रहे हैं वो कौन से लग रहे हैं, जल्दी से देखो। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड लग रहा है और उसका एक्सेप्शन लग रहा है, तो दोनों समझाने पड़ेंगे। ये ध्यान रखना, जब भी किसी का एक्सेप्शन लग रहा हो क्वेश्चन में, तो आपको जनरल रूल भी समझाना पड़ेगा और उसका एक्सेप्शन भी। तो जनरल रूल समझाने के बाद आप बोल दोगे, पर चूंकि सर्विस अग्रीमेंट में इस तरह के रिस्ट्रेन अगर लगाई जाए और फिर 20 किलोमीटर इज ए रीजनेबल एरिया जहां पे आपने रिस्ट्रेन लगाई, ये 2000 किलोमीटर होता तो समझ में आता है, या 200 किलोमीटर होता तो 20 किलोमीटर रीजनेबल भी, और ऐसी रीजनेबल रिस्ट्रेन अगर लगाई हो तो वो लगा सकते हैं। इसलिए क्या Y X को रिस्ट्रेन कर सकता है? जवाब बोलो क्या आएगा? आएगा, कर सकता है। बस ये क्वेश्चन हुआ। उसके बाद पेज नंबर 3 पे अगला क्वेश्चन ये रहा, देखना। अब इसमें बीच में जो ऐसा क्वेश्चन मुझे लगा कि एकदम फुद्दू है, सरल है, वो मैंने छोड़ा है, ठीक, जो आप ही कर लोगे, आपको आता है। जे द ओनर ऑफ अ फिएट कार वांट्स टू सेल हिज कार। जे अपनी फिएट कार बेचना चाहता है। इस पर्पस के लिए उसने अपनी कार P अपने मर्केंटाइल एजेंट को दे दी फॉर अ प्राइस नॉट लेस देन ₹50,000। ठीक, जे ने अपनी कार किसको दी? किसको दी? P को। P कौन? उसका एजेंट। काय के लिए? कि बेच देना। कितने से कम में मत बेचना? 50,000 से कम में मत बेचना। लेकिन एजेंट क्या करता है? 40,000 में वो कार किसी एक को बेच देता है, जो उस कार को गुड फेथ में खरीदता है। उस बेचारे को मालूम भी नहीं है कि P ने अपने मालिक के साथ फ्रॉड किया है और उसने 50,000 बोला था, लेकिन फिर भी इसने कार कितने में बेच दी? मेरे को 40 में। प्रश्न ये है कि क्या यहाँ पर नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट का एक्सेप्शन लगता हुआ दिख रहा है क्या आपको? पहले ये देख लो क्वेश्चन काय का ये सोगा का ये, तो फिर यहाँ पर आप फ्रॉड वाला, भले वर्ड फ्रॉड आया लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के फ्रॉड वाले प्रोविजन नहीं लगाओगे। दूसरा, मर्केंटाइल एजेंट इन लॉफुल पोजीशन ऑफ द गुड्स can sell the goods and can pass a valid title to the person buying in good faith and for value। मतलब इनोसेंट बायर को प्रोटेक्शन मिलती है, नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट का एक्सेप्शन है। बहुत बढ़िया। तो फिर P ने वो पैसा ले भी लिया 40,000 पहले तो, और उस पैसे को मिस अप्रोप्रिएट भी कर लिया, यानी खा गया, कहीं और ही लगा दिया। मतलब एक तो 50 बोला था तो 40 में बेच दी, पहली गलती। दूसरा, वो 40,000 भी खुद खा पी गया, मालिक को दिए ही नहीं। तो जे जो है वो A को सू करता है अपनी कार रिकवर करने के लिए। जे ओनर P से तो बाद में लड़ेगा, पहले A के पास जाता है कि भाई मेरी कार दे दे, मैं ये वैलिड सेल नहीं मानता। तो क्या A से J अपनी कार रिकवर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। समझ में? क्वेश्चन पढ़ना आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? मजा ये है कि ये जो अपन कर रहे हैं ना, इसी में नाम बदल के आने वाले हैं। अब चूंकि ये क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ है, मैंने समझा दिया, एक एक बार मैंने क्वेश्चन समझा दिए, तो आपको वहां पे देखते ही क्लिक हो जाएगा कि ये क्या क्वेश्चन है और ये बोलना क्या है। तो जो पढ़ पढ़ के समझने में टाइम जाएगा वो बच गया आपका सब। समझ में आया? कर क्या रहे हैं अपन यहाँ बैठ के? 2 क्वेश्चन हो गए हमारे इतनी देर में। चलो भाई, पीछे आंसर भी इनके दिए हुए। ए एंड कंपनी एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, एक फर्म है जो रजिस्टर हो गई 2015 में, जिसमें 3 पार्टनर थे ABC। 2016 में A मर गया। 2017 में B और C X को सू कर रहे हैं इन द नेम एंड ऑन बिहाफ ऑफ
पार्टनरशिप फर्म ए एंड कंपनी। अब याद करो, अगर कोई पार्टनर मर जाए रजिस्टर्ड फर्म का तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम हुआ है ना, एक पार्टनर कम हुआ है ना। लॉजिक ये है कि फर्म में ऐसा कोई पार्टनर हो जिसका नाम आरओएफ के रजिस्टर में दर्ज ना हो तो वो रजिस्टर्ड फर्म भी अनरजिस्टर्ड ट्रीट होती है। पर आपकी फर्म का कोई पार्टनर मर गया है, उसकी जानकारी अगर आपने आरओएफ को नहीं दी है तो इससे आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड नहीं हो जाती। अंतर समझ में आया? तो इन्होंने सूट कब फाइल की? एक्स के खिलाफ, बी और सी ने ए के मरने के बाद। अब विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन, क्या फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना था? हाँ, इंटीमेट तो करना था लेकिन नहीं कराया। डिसाइड वेदर द सूट इज मेंटेनेबल, क्या ये सूट कोर्ट में मेंटेन होगी, कोर्ट एक्सेप्ट करेगा ये सूट? बोले वैलिड सूट है, कोर्ट एक्सेप्ट करेगा। अब समझ में आ गया इस प्रश्न का लॉजिक और आंसर? अगर आपका कोई पार्टनर नया आए, उसका नाम आपके रजिस्टर में है, आरओएफ के रजिस्टर में नहीं है, तो फिर आपकी ये सूट मेंटेनेबल नहीं होती। लेकिन अगर आपको कोई पार्टनर कम हुआ है तो माना कि आपको इंटीमेट करना चाहिए था, वो अलग बात है, लेकिन नहीं भी किया हो तो ये सूट मेंटेनेबल है। रूल क्या है जल्दी बोलो, फिर बोल रहा हूं। आपके पास जो पार्टनर के नाम है उनमें से किसी पार्टनर का नाम आरओएफ के पास रजिस्टर्ड ना हो तो फिर सूट नहीं कर पाओगे। आपके यहां पे कोई नाम कम हो चुका है और उसका नाम ऑलरेडी दर्ज हो तो चलेगा। आरओएफ के पास कमी नहीं पड़नी चाहिए कि आपके पास नाम लिखा है वहां नहीं लिखा है, आपके यहां नहीं है वहां लिखा है, उसके पास ज्यादा लिखा है, चलेगा। ये लॉजिक समझ में आया? ये वाला लॉजिक समझ में आया? बहुत बढ़िया। क्या आपका आंसर बदल जाएगा? अगर ए के मरने के बाद बी और सी ने डी को नए पार्टनर के तौर पे ले लिया होता और फिर विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन एक्स के खिलाफ सूट फाइल की होती, तब आंसर बदल जाता है, तब फिर ये अनरजिस्टर्ड फर्म ट्रीट की जाती और ये सूट मेंटेनेबल नहीं होती। अब ये क्वेश्चन दिक्कत देने वाला है कि एग्जाम में फाड़ के आने वाले हो? बोलो हाँ, पक्का? दुनिया कुछ भी बोले हमारी भाषा पे, हम जो मेहनत करते हैं उसके बाद हम कुछ भी, तुम कुछ भी बोलो, हम सब सुनने को तैयार है। हम जो करते हैं वो कोई नहीं कर रहा है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, हम जवान लोग हैं, जैसा चाहेंगे वैसा बोलेंगे। बोलो हाँ भाई, गाली नहीं देंगे किसी को, ठीक, शब्दों की मर्यादा का पूरा ध्यान रखेंगे, लेकिन हम जैसे बात करना चाहे बात करेंगे। बोलो हाँ, बहुत बढ़िया। शांति शांति वो थोड़ा सा जोश में आ गया था आलोक। हाँ, अब आना है अपने को पेज नंबर सीधे 38 पे। अब समझ में आया क्यों कर रखा है मैंने ये? मैं स्क्रॉल करता रहूंगा तो टाइम बहुत जाएगा। खटैक से उस क्वेश्चन पे आ गए अपन जहां आना चाहिए। आओ भाई, ये रहा क्वेश्चन। एक कुली है यूनिफॉर्म में, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है। एक कुली है यूनिफॉर्म में, जो आर नाम के व्यक्ति का जो लगेज है वो जैसे रेलवे स्टेशन पे उतरता है उसको बिना पूछे बिना बोले उठा लेता है। अच्छा, आर भी कुछ नहीं बोलता और बोलता है चल ठीक है उठा लिया तो उठा लिया, कुछ नहीं बोलता है। एग्जामिन वेदर द कुली इज एंटाइटल्ड टू रिसीव मनी फ्रॉम आर अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बाय कंडक्ट, अगर आपने कुछ नहीं बोला है तो उसका सामान उठाना वाज ऑफर, आपका मना न करना और अलाउ करना वाज एक्सेप्टेंस। तो फिर अब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपने अगर उसने सामान उठाया तो आपको पैसा भी देना पड़ेगा। देयरफॉर कुली इज एंटाइटल्ड टू रिसीव मनी। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन लगेंगे यहाँ पे। डन, बढ़िया। ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना? अच्छा, ये भी जरूरी है ऐसे क्वेश्चन लेना अलग अलग कि भाई सर हर क्वेश्चन में क्या रेलेवेंट प्रोविजन और वो पूरा पूरा ऐसा पूरा लिखेंगे क्या? और ऐसे क्वेश्चन में अगर इतने पार्ट आ जाए तो क्या हर क्वेश्चन के रेलेवेंट प्रोविजन, एनालिसिस और कंक्लूजन? नहीं नहीं नहीं। अब ये कितने नंबर का क्वेश्चन मान के चलोगे आप? ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखो, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, पॉइंट आउट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स आर वैलिड और नॉट, और 5 दे दिए सब पार्ट्स, 1 मार्क ईच। बहुत आसान है, इसका आपको 2-2, 3-3 लाइन में आंसर लिखना है, डायरेक्ट आंसर, कोई रेलेवेंट प्रोविजन एनालिसिस कुछ में लिखना है, सीधे सीधे खटैक आंसर देना है। आया 1 आंसर, 2 आंसर, 4 लाइन में कंक्लूजन लिखना है बस आपको, थोड़ा सा रेलेवेंट प्रोविजन 1 लाइन का और 1 लाइन का कंक्लूजन है जी, सेक्शन के साथ ऑब्वियसली। चलो, कमला promises रमेश टू लेंड 5 लाख रुपए इन lieu of consideration that रमेश gets कमला's marriage dissolved and he himself marries her. Void agreement, immoral and opposed to public policy, unlawful object and consideration. बोलो हाँ, बढ़िया। सोहन agrees with मोहन to sell his black horse. Unknown to both the parties, the horse was dead at the time of agreement. Void agreement, bilateral mistake of fact. Unknown to both the parties. और initial impossibility में भी डाल सकते हो। कभी ऐसा लगे तो अल्टरनेटिव आंसर भी बना देना। मेरी बात सुनो, क्यों?
क्योंकि ऐसा लॉ में होता है। इनफैक्ट आईसीएआई के आंसर मैंने आपको बता रखे हैं जिसमें वो खुद बोलते हैं इसका एक आंसर ये है, ऑल्टरनेट आंसर इसका ये भी बनता है। आईसीएआई खुद देता है ऑल्टरनेट आंसर, लॉ में बनते हैं ना ऑल्टरनेट आंसर। ऐसी दिक्कत आए तो घबराने का नहीं। बोलो हाँ, पक्का पक्का। तीसरा, राम सेल्स हिज द गुडविल ऑफ हिज शॉप टू श्याम फॉर 4 लाख एंड प्रोमिसेस नॉट टू कैरी ऑन सच बिजनेस फॉर एवर एंड एनीवेयर इन इंडिया। पढ़ा रखा है देखो, यहां पे लग रहा है अग्रीमेंट इन डिस्टेंट ऑफ ट्रेड का एक्सेप्शन कि बायर ऑफ गुडविल के साथ अगर आपने ऐसा करार किया हो तो वो अग्रीमेंट इन डिस्टेंट ऑफ ट्रेड होने के बावजूद भी वैलिड होता है, लेकिन वो जो रिस्ट्रेंट है वो रीजनेबल होनी चाहिए। पर यहां वो रिस्ट्रेंट तो है, वैलिड तो हो जाता, लेकिन वो रिस्ट्रेंट अनरीजनेबल है। कभी भी नहीं, नेवर और एनीवेयर, कहीं पे भी, मतलब कभी भी नहीं कर पाओगे और कहीं नहीं कर पाओगे, ये तो बहुत ही अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। इसलिए ये अग्रीमेंट इन डिस्टेंट ऑफ ट्रेड में जाएगा और ये भी कैसा है, वॉइड अग्रीमेंट। अभी तक 5 में से 3 देखे, तीनों कैसे हैं, वॉइड अग्रीमेंट। चौथा, प्रकाश और गिरीश के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ, देयर इज अ कंडीशन दैट दे विल नॉट इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट ईच अदर विदाउट कंसेंट। ये क्या है, अग्रीमेंट इन डिस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, वॉइड एब इनिशियो। इसका तो एक्सेप्शन ही नहीं है कोई। एक्सेप्शन ये बनेगा कि आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं या जो प्लेस ऑफ जुरिस्डिक्शन हम तय कर सकते हैं कि भाई ये वाले कोर्ट में ही ट्रायल होगी, इसमें नहीं होगी। यहां तक तो ठीक था, लेकिन कंसेंट लेना पड़ेगी एक दूसरे की, उसके पहले सूट नहीं फाइल नहीं कर सकते, ऐसा कोई अग्रीमेंट आप नहीं कर सकते। बोलो कितने वॉइड हुए, चारों वॉइड। और पांचवा, रामामूर्ति हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंटर्स इनटू एन अग्रीमेंट विथ एन एलियन फ्रेंड, वैलिड अग्रीमेंट। एलियन फ्रेंड है, एलियन एनिमी के साथ नहीं कर सकते, एलियन फ्रेंड के साथ तो कर सकते हैं, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बोलो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे कि नहीं, जल्दी बोलो, बहुत है आसान। अगला फटाफट से, राम कंसल्ट करता है शाम को एक मोटर कार डीलर को कि एक कार सुटेबल दे दो टूरिंग पर्पस के लिए। सेल ऑफ गुड्स के क्वेश्चन है, क्रैश बैच के बच्चे ध्यान से देखेंगे। सोगा के जब जब क्वेश्चन आए बहुत ध्यान देना है ना, स्पेशल ध्यान देना थोड़ा सा। राम शाम को कंसल्ट करता है एक मोटर कार डीलर को और बोलता है कि यार मेरे को टूरिंग पर्पस के लिए एक सुटेबल कार दे दो। टूरिंग पर्पस के लिए मतलब मैं लोगों की गाड़ी चलाता हूँ, वो मुझे हायर करते हैं और मैं जहां बोलते हैं वहां 10 रुपए 12 रुपए किलोमीटर पे चलाता हूँ। कौन सी गाड़ी चाहिए, टूरिंग, टू प्रमोट द सेल ऑफ हिज प्रोडक्ट। अच्छा, इनफैक्ट ये गाड़ी चलाता नहीं, अपने प्रोडक्ट को इधर उधर घूम के प्रमोट करता है। चलो ये हो गया। श्याम ने बोला मारुति कार खरीद लो, तो राम खरीद लेता है भाई अकॉर्डिंगली शाम के कहने के अनुसार मारुति की गाड़ी। लेकिन द कार टर्न्स आउट टू बी अनफिट फॉर टूरिंग पर्पस। लेकिन कार कैसे निकलती है, टर्न आउट टूरिंग पर्पस के लिए अनफिट निकलती है। राम को क्या रेमेडी है शाम के खिलाफ अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अब यहां पर क्वालिटी और फिटनेस वाला प्रोविजन लग जाएगा, जहां पर बायर ने सेलर को अपना पर्पस बताया, उसके जजमेंट स्किल और जजमेंट पे रिलाई करा, और सेलर उस तरह के गुड्स में ऑर्डिनरीली डील करता है, एक्सपीरियंस है। वैसे तो क्वालिटी और फिटनेस की कोई कंडीशन वारंटी नहीं होती, लेकिन अगर ये वाली चीज तीनों फुलफिल हो रही हो तो इंप्लाइड कंडीशन लग जाती है एज टू क्वालिटी और फिटनेस। अभी याद आया? तो फिर यहां पर सेलर गलत है, सेलर को वही गुड्स देने थे जो टूरिंग पर्पस के लिए अच्छी गाड़ी होती। अब वो क्या कर सकता है, व्हाट रेमेडीज अवेलेबल, आपसे अंत में रेमेडी पूछी भैया, तो वो चूंकि इंप्लाइड कंडीशन का ब्रीच हो रहा है तो 3 आर हो जाएंगे, रिफंड, रिटर्न और रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड डैमेजेस ऑल्सो। बोलो क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे है जी, कंडीशन ही तो लगा, इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, और वो तीनों पॉइंट सेलर ने बायर ने सेलर को अपना जज बता दिया था, पर्पस वगैरह वही तो लगाया, सही है ना। जब वो बोलता कि भाई मेरे को तो मारुति की कार दे दो, बायर डायरेक्ट जाके बोलता मारुति कार दे दो, तब वो लगाते ब्रांड या पेटेंट नेम वाला। चूंकि आप बाकी चीजें क्या है इसमें, भाई उसको मालूम ही नहीं, मेरे को तो कोई ब्रांड नहीं मालूम, आप तो ये बताओ कि मेरे को इस पर्पस के लिए चाहिए, आप तो इस पर्पस के लिए गाड़ी दे दो। इसमें मेन बात ये हुई है कि मैं सेलर के जजमेंट पे रिलाई कर रहा हूँ। ज्यादा दिमाग लगाने जाओगे, मेरी बात सुनो, ये अच्छे हुआ आपने क्वेश्चन पूछा, ये बच्चे भी कर सकते हैं गलती। अगर अपन ने थोड़ा भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोशिश की आंसर में, तो अपन कुछ का कुछ लिख के आ जाएंगे ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने के। आपको ये देखना है, ठंडे दिमाग से आंसर क्वेश्चन को पढ़ना है कि भैया इसमें क्रक्स क्या है, मेन चीज क्या हो रही है, किसने किससे क्या कहा, कब किन सर्कमस्टेंसेस में कहा, उन पे ध्यान देना। आप आया, थोड़ा जोर जोर से, ज्यादा ज्यादा जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है, गले पे भी स्ट्रेस आता है। आप लोग हाया ना बोलते जाना बेटा, है ना, पक्का। और है अभी इसमें
एबीसी, अब कंपनीज एक्ट के भी सारे ही चैप्टर्स के मेन क्वेश्चन ले रहे हैं इसमें अपन, है ध्यान से देखना। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें 5 ही मेंबर है। वो सबके सब मेंबर जा रहे हैं एक कार से मुंबई किसी बिजनेस को लेके, एक एक्सीडेंट हो गया और सारे के सारे मर गए। रीजन के साथ बताओ कंपनीज एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कि वो कंपनी एग्जिस्ट करती है कि खत्म हो गई। पढ़ना आया, मीनिंग समझ में आया? आप मुझे ध्यान से सुनो कि मैं क्या पढ़ रहा हूं और मीनिंग कैसे समझा रहा हूं, जल्दी जल्दी, है ना, ऐसे ही करना एग्जाम में। अब बोलो, सेपरेट लीगल एंटिटी लगाना है और परपेचुअल सक्सेशन लगाना है, ये दो के प्रोविजन लगाना है और उसके आधार पे बोल देना है कि भाई कंपनी मेंबर्स पे डिपेंडेंट नहीं होती, इसलिए मेंबर के मरने पे भी कंपनी जिंदा रहती है, और वैसे भी मेंबर्स में कम एंड गो बट द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी रिमेन्स फॉरएवर, देयरफॉर ये कंपनी अभी भी जिंदा रहेगी, मेंबर्स के मरने से खत्म नहीं हो जाएगी। फुद्दू क्वेश्चन, बोलो हाँ, इससे फुद्दू नहीं हो सकता, जल्दी बोलो। हाँ तो दूसरे इनके शेयर दूसरे को ट्रांसफर हो जाएंगे ना। शेयर का क्या होता है, या तो आप किसी को ट्रांसफर कर दो और ट्रांसफर नहीं कर पाओ तो ट्रांसमिशन हो जाता है। किसी मेंबर के मरने पर उसके शेयर ऑटोमेटिकली उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिल जाते हैं और वो शेयर होल्डर बन जाता है। ऐसा पार्टनरशिप में नहीं होता है, कंपनी में हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। तो ऑटोमेटिकली अब शेयर कौन लेगा? ट्रांसमिशन होने से किसके हो गए वो शेयर? अच्छा मान लो उनके कोई भी रिश्तेदार नहीं, कुछ भी, 5 लोग दुनिया में अल्लाह रखा राम जाने थे, उनका कोई है ही नहीं, 5 का ही दुनिया में कोई नहीं है, तो भी कंपनी जिंदा रहेगी। फिर कंपनी उसके मेंबर्स, फिर कोर्ट या आरओसी, ट्रिब्यूनल या आरओसी या सरकार उसमें नए मेंबर अपॉइंट कर देगी, या तो वाइंड अप करेगी या अपॉइंट कर देगी। लेकिन मेंबर के मरने पे कंपनी खत्म हो जाए ये नहीं बोल सकते, मुद्दा ये है। आया? सेपरेट लीगल एंटिटी है इसलिए। चलो भाई ये क्वेश्चन भी हुआ। अच्छा इस दौरान बीच में अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको लगे कि सर ये करा दो, तो वो आप खुद भी मुझे बोल सकते हो। आपके पास भी आरटीपी है, मोबाइल में भी है और शायद कुछ बच्चों के पास हार्ड कॉपी में भी है ना, लगे तो बता देना, मतलब ऐसा अलाउड है, आप बोल सकते हो बीच में। मैंने मेरे हिसाब से छांट ले जो टफ लगे मुझे, आप बच्चों के हिसाब से। अभी पेज नंबर 40 हो गया, सीधे पेज नंबर 80 पे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है। जिन बच्चों ने घोट डाली ना ये, उनको तो मजा ही नहीं आ रहा, उनको लग रहा है कि यार ये सब तो हमको आता है ना। जिनने घोट डाली, ये किताबें पहले ही दे दी थी मैंने, बहुत पहले ही दे दी थी आपको ये मेगा प्रिपरेशन नोट्स, याद है? तो जिनने पहले से कर ली उनको तो लग रहा है कि यार ये तो आता है, मजा आ रहा है। चलो, पी ने ऑक्शन किया और क्यू को बेचा एक घोड़ा, जो ये, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी, हाँ, जो बच्चे पहली बार सुन रहे हैं उनको ध्यान से देखना पड़ेगा। क्यू ने घोड़ा बेचा पी को, जो वो जानता है कि घोड़ा कैसा है, अनसाउंड है, हॉर्स, लेकिन दिखता कैसा है, साउंड, बट पी नोज अबाउट द अनसाउंडनेस ऑफ हॉर्स। इज द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस? पहला, पी कुछ भी नहीं बोलता है घोड़े के अनसाउंडनेस के बारे में क्यू को। साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड अनलेस, वो जो सिचुएशन है वेयर साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच, या फिर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है जहां बोलना सामने वाले की ड्यूटी हो, उनको छोड़ दो। यहाँ पे कोई फिड्यूशियरी रिलेशनशिप नहीं है, और दूसरा उसने बोला भी नहीं ऐसा कि भाई अगर तूने कुछ नहीं बोला तो मैं घोड़े को साउंड समझूंगा। तो इसलिए यहाँ पे अगर पी चुप रह जाता है तो इसमें पी गलत नहीं है, पी को, क्योंकि वैसे भी हर चीज बताना सामने वाली पार्टी की जिम्मेदारी नहीं होती। तो क्या फिर अगर पी घोड़े के अनसाउंडनेस के बारे में क्यू को कुछ नहीं बोलता है तो भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? बोले हाँ, ये फिर भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर पी ये बात क्यू को नहीं बताता, जो कि पी की डॉटर है और जो अभी अभी जस्ट कम ऑफ एज आपको पढ़ा रखा है, अभी अभी बड़ी हुई है, अभी अभी मेजर हुई है, बस बताओ इस केस में क्या होता? बाप बेटी की फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, यहाँ पर बोलना आपकी, आगे होके बोलना आपकी क्या है, यूबी रेमेई फिडेई, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, नहीं भी पूछे तो बोलना आपकी क्या है, जिम्मेदारी है। उस केस में क्या होगा? ये वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, इनफैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, क्योंकि फ्रॉड हो जाएगा ना फिर, और वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पीज डॉटर क्यू। अभी समझ में आया आंसर है जी? पेज नंबर 81। देखो, साइलेंस इज नॉट इज इक्वल टू फ्रॉड, जनरल रूल, साइलेंस इज इक्वल टू फ्रॉड एक्सेप्शन। साइलेंस फ्रॉड कब होता है? दो सिचुएशन में, जब बोलना आपकी ड्यूटी हो क्योंकि फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, या यूबी रेमेई फिडेई अटमोस्ट गुड फेथ के कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर जहां पर साइलेंस बोलने के बराबर हो। मैंने पूछा आपसे कि भाई घोड़ा साउंड है ना, और फिर आप चुप रह जाओ, तो फिर आपने यही बोला है कि घोड़ा साउंड है,
जबकि वो नहीं है, तो फिर ये फ्रॉड हो गया। व्हेन साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच, बोलो हाँ। इसके अलावा कभी भी आपको बोलना हमेशा आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं कि आप हर चीज बताओ, भाई आप खुद भी चेक कर लेते घोड़े को, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए फर्स्ट वाले केस में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, अब आपको खरीदना ही पड़ेगा भले ही घोड़ा अनसाउंड हो, ये कोई फ्रॉड नहीं है। और सेकंड वाले केस में किसने खरीदा? पी की डॉटर ने क्यू ने, तो उस केस में पी को अपनी डॉटर को क्यू को बताना था कि नहीं बताना था कि भाई घोड़ा अनसाउंड है? क्यों? क्योंकि शी हैज जस्ट कम ऑफ एज। सॉरी, ये तो ठीक है, अभी तो वो अभी अभी बड़ी हुई है, लेकिन है तो डॉटर ना, और दोनों के बीच में रिश्ता कौन सा है? फिड्यूशियरी, अटमोस्ट गुड फेथ का। बेटी बाप पे अथाह विश्वास करती है बिना लिमिट का, बोलो हाँ। तो फिर उसमें आप विश्वासघात कर रहे हो अगर आप बता नहीं रहे हो तो। क्लियर जो बोलना चाह रहे हैं? तो यहाँ पे ये वाला अग्रीमेंट वॉइडेबल है, कॉन्ट्रैक्ट एट द ऑप्शन ऑफ डॉटर, और ये वाला वैलिड है। अभी क्लियर आया ना? अभी तो क्लियर है। अगला ये क्वेश्चन आईसीआई का डैम फेवरेट, सोहन और सूरज ना नाम बदलते ना अंदर के अमाउंट बदलते, और पता नहीं कितनी बार पूछ लेते। एमटीपी में, आरटीपी में, पीवाईक्यू में, सब जगह मिल जाएगा आपको, अधिकतर जगह। मॉड्यूल में भी है, कौन सा? अच्छा, एक पॉइंट रहेगा। अच्छा हाँ, इसका थर्ड पॉइंट भी था एक, इफ क्यू सेज टू पी इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल अज्यूम दैट द हॉट, अभी पढ़ा है ये भी। वेयर साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच, तो फिर यहां पर भी अग्रीमेंट कैसा हो जाएगा? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी, क्यू। क्लियर? तो एक में वैलिड है, दो में वॉइडेबल है। सोहन ने सूरज को इंड्यूस करा मींस एनकरेज किया, अट्रैक्ट किया कि भाई मेरी मोटरसाइकिल खरीद ले, क्या कह के कि बहुत टिप टॉप कंडीशन में खरीद ले। आफ्टर टेकिंग द मोटरसाइकिल सूरज ने कंप्लेंट की कि यार इसके अंदर बहुत सारे डिफेक्ट है, तो सोहन ने एक प्रपोजल दिया कि भाई मैं इसको सुधार देता हूं, और जो भी सुधारने की कॉस्ट आएगी 40% मैं बेयर कर लूंगा। समझ में आया क्या हुआ इस केस में? जल्दी जल्दी सुन लो। सोहन ने सूरज को गाड़ी बेची, गाड़ी ये बोल के बेची कि गाड़ी बहुत बढ़िया है। बोलो भाई फ्रॉड में जा रहा है ये, अथवा मिसरिप्रेजेंटेशन में तो जा ही रहा है। सुनना, अगर जानबूझ के हुआ होता तो फ्रॉड, गलती से हुआ तो मिसरिप्रेजेंट, जो भी हुआ देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन है ऑफ अग्रीड पार्टी। मतलब किसके साथ गलत हुआ? सूरज के साथ। चाहे फ्रॉड मानो चाहे मिसरिप्रेजेंटेशन, वॉइडेबल तो हुआ ना एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी। अब रूल ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी हो तो उसके बाद ऑप्शन क्या रहता है? या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करे या फिर अफर्म करे। और एफर्मेशन कितने प्रकार से करते हो आप? एफर्मेशन दो प्रकार से करते हो। जब आपको पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट खराब निकला, या तो आप बोल देते हो कि चलो ठीक है फिर भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया, या आप कंडक्ट से अफर्म करते हो एम्प्लॉयडली। समझना, मजा आएगा इसमें। अब हुआ ये कि जब गाड़ी खराब निकली तो आपको पूरा रिसाइंड कर देना था कॉन्ट्रैक्ट, और गाड़ी वापस कर देनी थी और पूरा पैसा ले देना था। लेकिन सोहन ने यहां पर चालाकी की। सोहन ने बोला अरे एक काम करो ना, क्यों घबरा रहे हो यार, अपन इस गाड़ी को सुधार देते हैं, और सुधारने में जो भी खर्चा आएगा उसका 40% मैं बेयर कर लूंगा। बोले हाँ चलो ऐसा कर लो। जैसे ही उसने इस बात को अग्री किया, एक तरीके से उसने इम्प्लाइडली बाय कंडक्ट अफर्म कर दिया। अब मजे की बात है कि अब वो इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड नहीं कर सकता। उसको फर्स्ट टाइम में मना कर देना चाहिए, मेरे को कोई रिपेयर नहीं करानी और कोई 40% कॉस्ट नहीं चाहिए, तो पूरी गाड़ी रख ले। गलती कहां कर गया सूरज? उसने जब ये प्रपोजल दिया कि मैं सुधार देता हूं 40% कॉस्ट में बेयर कर लूंगा, इस बात को जैसे ही सूरज ने बोला हाँ ठीक है, ये इसका इंप्लाइड एफर्मेशन हो गया उस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का। अब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया। अब आप चाह के भी उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं कर सकते, और थोड़े दिन बाद वो मोटरसाइकिल तो पूरी खराब हो गई। अब सूरज चाहता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दूं, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। समझ में आया? हम क्या गलती करते हैं पता है? लीगल टेक्निकलिटीज में ना जाके एम्पैथाइज करते हैं कि यार जो भी हुआ तो सूरज के साथ गलत है ना, और हम जज बन के न्याय देने की कोशिश करते हैं जहां पे गलती होती है बच्चों से। अब समझ में आया? मैंने आपकी वो नस पकड़ी की गलती कहां होती है, और बता दिया आपको कि कहां कौन सी नस गलत है जिसके कारण गलती करते हो। इसके बाद भी गलती करोगे तो बेटा फिर बहुत दुख होगा मुझे। ये सेशन पूरे इंडिया में अपन कर रहे हैं, बोलो हाँ। आई समझ में गलती कहां है? अपने को जज नहीं बनना, अपने को एम्पैथाइज नहीं करना, अपने को दया दृष्टि रखनी नहीं है सूरज पे। अपन क्या करते हैं, फाइनली जाते हैं यार कि जो भी हुआ गलत जिसके साथ हुआ बस उसको न्याय दे देना चाहिए अपने को। तो फाइनल डिसीजन ये कि हाँ यार सूरज को तो रिसाइन कर देना चाहिए, बेचारे के साथ गलत हो गया। नहीं, प्रोविजन से जाओ ना यार। लॉ ने क्या बोला था कि आपके साथ पहली बार गलत हुआ था, जैसे ही आपको खबर लगी कि गाड़ी तो खराब है, आपको हाथों हाथ रिसाइन कर देना था। तब आप जो है कॉम्पेंसेशन से मान गए। तो अब जब मान गए
तो एक तरीके से आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को एफर्म कर दिया, और एक बार एफर्म हो गया तो अब वो वॉइडेबल ही नहीं बचा। अब वॉइडेबल ही नहीं बचा तो अब भुगतो, बाद में अगर दूसरी बार में पूरी खराब हो जाए तो। समझ में आई क्या बात? मैंने हमेशा आपको समझाया है क्लास में, बेटा रिश्ते में पहली बार लड़की बोले कि यार मैं डाउटफुल हूं, मुझे नहीं लगता अपने बीच में रिलेशनशिप वर्क करेगी, उसी समय तोड़ दो। ये जो आप अरे नहीं बेबी हो जाएगा, मैं हूं ना, अपन करेंगे मिलजुल के, विल मेक इट वर्क, बस अब यहां से जो है आपकी गलती चालू हो गई, यहां से गलती चालू। ये रिश्ता बनना ही नहीं है, ये तो तय मान लो, लेकिन अब यहां से दर्द दुख दर्द पीड़ा सब चालू हो जाएगी। अब शराब सिगरेट सब चालू हो जाएगी। आगे का समझ, खत्म कर दो वहीं। सामने वाला अनश्योर होना जैसे ही वॉइडेबल हो गया आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आप अग्रीड पार्टी, सामने वाले ने गड़बड़ कर दी, अग्रीड पार्टी को तुरंत रिसाइन कर देना चाहिए। जैसे ही आपने एफर्मेशन दे दिया, अब आपको भुगतना पड़ेगा। बस इस लॉजिक से याद रखना जो बोला हुआ। आया समझ में? जो आदमी रिश्ते को लेके कॉन्फिडेंट होता है, श्योर होता है ना, वो ये सोचने में भी उसको शिवरिंग आती है कि यार मैं सोच कैसे लूं ऐसा। आए क्या समझ में? अच्छा, उसके अंदर पता है कुछ रिश्ते में एक पार्टी बहुत इंटेलिजेंट होती है, आपको मालूम ही नहीं होता कि वो पार्टी कितनी इंटेलिजेंट है। वो आपसे निकलाती है कि आप क्या सोचते हो, आप कितने पॉजिटिव हो, आप किस हद तक जा सकते हो, ये चेक करता है सामने वाला। तो सामने वाला जब जजमेंटल मोड में और चेकिंग मोड में आ जाए ना, तो फिर ये रिश्ता वन साइडेड हो गया है। अब उसी के नखरे होंगे, उसी की डिमांड होगी, वो ही हमेशा तोड़ने की धमकी देगी, और हमेशा आपको मनाते रहना मनाते रहना मनाते रहना, और आपको हमेशा दबना है। और जिसमें एक डोमिनेंट और एक डोमिनेटेड हो, वो रिश्ते कभी वर्क नहीं करते हैं। रिश्ते में तो दो लोग एट पार होने चाहिए। बोलो अच्छी बात बोली कि नहीं? मजे करो जीवन में। हाँ, इसका पैसा नहीं लिया आप लोगों से, ये फ्री कंसल्टेशन। अब जिसको चाहिए वो लेगा, जिसको नहीं चाहिए कोई जरूरी नहीं है, मेरे को वापस दे जाना। हाँ सुनो, अच्छा ये बताओ कि अपना जो बंसी भैया वाला केस है, सेम टू सेम दे दिया आईसीआई ने। 10 सालों से अपनी किताब में है इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन इन्होंने यहाँ पे सेम टू सेम केस बनाया। यूनिफॉर्म बनाने के लिए मिस्टर यादव ने मिस्टर विवेक से कलर्ड ब्लू कलर का कपड़ा खरीदा, लेकिन ये नहीं बताया कि मेरे को कौन से पर्पस के लिए चाहिए। लेकिन जब उनकी यूनिफॉर्म बनाई गई तो वो यूनिफॉर्म का कपड़ा था ही नहीं, कपड़ा तो अनफिट था। पढ़ना आ रहा है? कैसे पढ़ रहे हिंदी में? हाउएवर, इस बात के सबूत जरूर प्राप्त हुए कि वो कपड़ा टोपी बनाने के, बूट बनाने के, या कैरियज की लाइनिंग, यानी कि अभी घबरा मत जाना कि कैरियज लाइनिंग क्या लिखा है तो मेरे को इसका मीनिंग नहीं आया, तो मेरे को क्वेश्चन नहीं आया। कुछ तो भी उटपटांग लिखा है, मतलब इस पे ध्यान नहीं देना है। आधा प्रॉब्लम ये है कि वो कुछ तो भी ऐसे वर्ड लिखते हैं जिसके कारण हमको लगता है यार अपने को तो आया नहीं क्वेश्चन, क्योंकि कैरियज लाइनिंग का मतलब नहीं मालूम है, मतलब अपने को क्वेश्चन नहीं आया। वो बकवास है, उस पर ध्यान नहीं देना, आपको तो क्रक्स पकड़ना है। आया समझ में? मैं आपकी फिलोसफी समझता हूं, आपकी साइकोलॉजी समझता हूं। कोई एक वर्ड आ जाए पूरे पेपर में, कोरोनेशन आ गया तो अटक गया कोरोनेशन आ गया मतलब अटक गए। कल ही देख रहा था मैं क्या चल रहा था भाई, कोरोनेशन यानी राज्याभिषेक। क्लास में, अच्छा मजे की बात है, क्लास में ऐसा एक वर्ड नहीं है जो आपको नहीं बताया, जो नहीं है वो भी बताया, और जो है वो तो बताया ही बताया। बोलो हाँ, तो शर्म आनी चाहिए अगर याद नहीं आ खैर ये बताओ, अपने को मतलब ही नहीं ना भाई क्या कैप बूट, अपने को तो कैप से भी काम चल गया कि वो काय के लिए, कैप के लिए तो काम का है ना, मतलब किसी तो भी चीज के लिए तो वो काम का है। प्रश्न ये है कि क्या मिस्टर यादव को कोई रेमेडी है अभी भी विवेक के खिलाफ? बोले कोई रेमेडी नहीं है, यहाँ पे कोई इंप्लाइड कंडीशन या वारंटी का ब्रीच नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जब आपने अपना पर्पस बताया होता, फिर उसके बाद जो है उसके जजमेंट पे रिलाई किया होता, तब ये सब चीजें लगती। आपने पर्पस तो बताया ही नहीं, आपने सीधे सीधे ब्लू कलर के कपड़े का ऑर्डर दे दिया, तो भाई ने ब्लू कलर का कपड़ा आपकी डिमांड के हिसाब से जो बोला था वो दे दिया। तो फिर देयर इज नो इंप्लाइड कंडीशन और वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। जनरली देयर इज नो इंप्लाइड कंडीशन फॉर क्वालिटी और फिटनेस। इसलिए यहाँ पे कौन जीतेगा? सेलर जीतेगा। और बायर यानी कि मिस्टर यादव को विवेक के खिलाफ कोई रेमेडी नहीं है। ये बंसी बिहार वाला केस वापस हो गया। जल्दी बोलो यार, ऐसा कुछ करना 3-3 मिनट में क्वेश्चन हो जाए हमारे। आगे बढ़ रहे हैं। राम ने, अब ये फिर सोगा का क्वेश्चन, अब आ रहा है कॉन्फिडेंस सोगा में? अब आया? कहां गए सोगा वाले? सोगा के बच्चे आए थे ना मेरे पास, कौन आया था? तो बोल भी नहीं रही देख के। हाँ अभी आ रहा है कि नहीं? धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है कि नहीं? अरे पूरा नहीं आया, धीरे धीरे बढ़ रहा है कि नहीं? जल्दी बोल। हाँ वही पूछ रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आया। इधर क्या भाई सोगा में? रक्षाल, राम ने 200 गठाने बेची कॉटन की शाम को, 100 बेल भेजी बाय लॉरी एंड 100 बेल्स बाय रेलवे। बोलो भाई इंस्टॉलमेंट डिलीवरी की पार्ट डिलीवरी? ये तो पार्ट डिलीवरी है।
Shyam receives delivery of 100 bills sent by lorry, but before he receives the delivery of the bills sent by railway, he becomes bankrupt. ओहो, स्टॉपेज इन ट्रांजिट है तो। अच्छा याद करो, स्टॉपेज इन ट्रांजिट में हमने एक लाइन पढ़ी थी, सोगा पढ़ रहे थे, अगर आधे गुड्स पहुंच गए और आधे भी बच गए हो तो उतने आधे का भी आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकते हो। और फिर बैंक्रप्टी हो रहा है तो बैंक्रप्सी में तो होता है, इंसॉल्वेंसी में तो। राम बीइंग स्टिल अनपेड स्टॉप्स द गुड्स इन ट्रांजिट। द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ श्याम, द ऑफिशियल रिसीवर ऑन श्याम्स इंसॉल्वेंसी क्लेम्स द गुड। लेकिन श्याम का रिसीवर क्या बोलता है कि नहीं नहीं, आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं कर सकते, हमको तो गुड्स चाहिए। अब तो ये शाम के ही हो गए बायर के। डिसाइड कीजिए विथ रेफरेंस टू प्रोविजंस ऑफ सोगा कि क्या होगा, सोगा क्या होगा। स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट यहां पर सेलर को अवेलेबल है और सेलर जीतेगा। इंसॉल्वेंट जो हुआ है बायर, उसका जो ऑफिशियल रिसीवर असाइनी वो जीत नहीं पाएगा। और पूरे राइट टू स्टॉपेज इन के ट्रांजिट के प्रोविजन लगा दोगे इसमें। फाइनल आंसर सही लिख के आओगे। आखिरी में जो कंक्लूजन सही लिखते हो, फाइनल आंसर जो यस नो, उसमें अंडरलाइन करके आना। वो यस या नो के नीचे जो आखिरी लाइन होती है उसके नीचे ध्यान रखना। सेक्शन अंडरलाइन करके आना, केस लॉ का नाम अंडरलाइन करके आना। ये सब तो ठीक है, आज के बाद ये सारे टीचर अपने बच्चों को बताने वाले अच्छी अच्छी बातें। सुनना ध्यान से, यहाँ तक तो ठीक है, ये छोड़ो। खास बात ये है, चलो वो बात बाद में बताएंगे। अरे बता देंगे। हाँ, पेज नंबर 81, 82, 82 हो गया क्या? हाँ, अब सीधे 117 पे जाना है। ए ने सेंड किया बी को एक ऑफर कि मेरी सेकेंड हैंड कार खरीदेगा क्या 1,40,000 में, इस कंडीशन पे कि अगर तूने एक वीक के अंदर अंदर जवाब नहीं दिया तो मैं मान लूंगा कि तूने कार एक्सेप्ट कर ली। क्या ए अपने इस प्रोपोजिशन में, इस प्रपोजल में करेक्ट है? फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले लग रहा है क्या यहाँ पे? वही लग रहा है क्या, या कौन सा लग रहा है? चाचा भतीजे वाला यार, वही लग रहा है ना, फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले ही लग रहा है इसमें, बराबर। What shall be the position of B if B communicates his acceptance after 1 week? अगर B अपना कम्युनिकेशन 1 वीक बाद दे देता है कि हाँ भाई मेरे को ऑफर स्वीकार है, एक्सेप्टेंस, तो क्या होगा, इसकी पोजीशन क्या होगी? अच्छा, ये इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर देखो आईसीआई ने आंसर कैसे लिखा है, इसका आंसर देख लेते हैं एक बार नीचे पहले। क्वेश्चन नंबर 3 का ये देखो क्या करा है, 2 पैराग्राफ में बना दिया। Acceptance to an offer cannot be implied merely by silence of offer even if it is expressly stated in the offer. वैसे भी offer must not contain terms the non-compliance of which amounts to acceptance. Unless the offer has by his previous conduct indicated his silence amounts to acceptance. Unless कि उसने implied acceptance किया हो तो बात अलग है, otherwise silence को कभी भी acceptance नहीं लेते। चाहे ऑफर में ऐसी टर्म भी डाल दी हो कि तू चुप रहेगा तो भी मैं हाँ मानूंगा, तो भी वो वैलिड एक्सेप्टेंस, चुप रहने को हम वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानते। So in the given problem, B remains silent, it does not amount to acceptance. अब क्या करा, पहले पैराग्राफ में पहले वाले का आंसर दे दिया, दूसरे पैराग्राफ में अब इस तरह के क्वेश्चन में ये करना कि शुरू में रेलेवेंट प्रोविजन डालना, उसमें दोनों बातें लिख देना, इसकी भी लिख देना फर्स्ट में जो लग रही है और सेकंड की जो, एक साथ लिख देना पॉइंट बना के, बुलेट मार के। एक बुलेट मारी पहला प्रोविजन, फिर उसी के बाद एक लाइन छोड़ के दूसरा, पूरा एक ही रेलेवेंट प्रोविजन की हेडिंग बना देना, और एनालिसिस और कंक्लूजन एक ही बना देना। ऐसी हेडिंग डाल देना, एनालिसिस एंड कंक्लूजन एक साथ, और फिर पॉइंट नंबर 1 एक साथ, पॉइंट नंबर 2 एक साथ, एक जैसी लैंग्वेज बना देना। आया समझ में? क्लियर एकदम? घबराना मत कि इसके 2-2 मतलब ये 3 पॉइंट एक बार बनाने, फिर यही 3 पॉइंट 2 बार बनाना, इतना टाइम नहीं और ऐसा करना भी नहीं है। हेलो, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विद इन द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय द ऑफर। द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर आफ्टर द टाइम लिमिट इज इलैप्स्ड। क्योंकि उसने टाइम कितने वीक का दिया था, 1 वीक, और आपने एक्सेप्टेंस 1 वीक बाद दिया है, तो फिर ये वैलिड एक्सेप्टेंस इस केस में भी नहीं। इन बोथ द केसेस इट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। क्लियर? यहाँ पर आपको वो वाला प्रोविजन लगाना है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द ऑफरर, वो वाला लगाना। चूंकि टाइम पूरा हो गया तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। चलो हाँ बेटा, नहीं लगाया ना इन्होंने, नहीं लग रहा ना, कोई दूसरा लग रहा है शायद, तो फिर वो एक्सेप्ट, तो फिर इंप्लाइड एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते ना अपन, इसको डाल सकते हैं, रेफरेंस डाल सकते हैं। चलो जान दो, मैं डालो। चलो आगे बढ़ रहे हैं।
X and Y are partners in a partnership firm. X introduced A as a manager as his partner to Z. Oh हो पार्टनर पे होल्डिंग आउट इन स्टॉपेल, बहुत बढ़िया। पार्टनर तो एक्स वाई जेड है, सॉरी एक्स और वाई हैं, और एक्स ने ए नाम के किसी भलती फॉर्म के मैनेजर को जेड नाम के व्यक्ति के सामने क्या बता दिया कि हमारा पार्टनर है। अच्छा ए भी कुछ नहीं बोल रहा है पट्टा, वो भी चुपचाप सुन रहा है कि हाँ भाई मेरे को पार्टनर बता रहे हैं जबकि मैं तो मैनेजर हूं। जेड क्या बिलीव कर लेता है कि ये पार्टनर है, और कितने टीवी सप्लाई कर देता है फर्म को उधार 100। क्रेडिट पीरियड खत्म होने के बाद जेड डिड नॉट गेट द अमाउंट ऑफ टीवी, तो वो जो पार्टनरशिप को बेचे थे तो जेड फाइल करता है सूट अगेंस्ट एक्स एंड ए। तो प्रश्न ये है कि एडवाइस जेड वेदर ही कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम एक्स एंड ए अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कर सकता है एक्स और ए से, क्यों? पार्टनर बाय स्टॉपेल और होल्डिंग आउट। पढ़ना आ गया क्वेश्चन, ये तो पहले भी आ गया था मेरे हिसाब से, लेकिन एक बार मैंने कहा मैं बोल के बता दूं, तो अब आपको क्या मैंने करा दिया ना एक बार, तो फायदा ही होगा। एग्जाम में जैसे ही नजर आया खटैक से आपको पूरी ये बातें याद आ जाएगी और झट से क्लिक हो जाएगा, सोचने में टाइम नहीं जाएगा। पेपर को क्विक कर रहे हैं अपन, हम यहाँ जितनी मेहनत कर रहे हो। वाई तो है ही लाइबल, पर प्रश्न ये कि एक्स और ए से मांग सकते कि नहीं, बोले उनसे तो मांग ही सकते। वाई तो इंप्लाइड है, उसकी बात ही नहीं पूछी। चलो 118 हो गया, इसके बाद बहुत बाकी बेटा 152। हाँ अब फिर वो उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, जल्दी से देखो। एक क्वेश्चन है, दो नंबर के 3 कर दिए, 6 नंबर का हो गया ये। पहला, कुली इन यूनिफॉर्म फलाना डिमका करता है, बोलो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट अभी करके आए अपन, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स टू रिटर्न देम टू द बायर, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? अच्छा इसमें टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताना है, तो पहले वाले में इंप्लाइड, दूसरे वाले में क्वासी। A contracts with B, owner of a factory for supply of 10 tons of sugar, but before the supply is effected, the fire caught in the factory and everything was destroyed. Void contract. Subsequent impossibility. Doctrine of frustration के कारण ये पहले valid था, बाद में void हुआ। कौन सा contract है ये? Void contract। आपको और कुछ नहीं बताना है, contract का type बताना है। तो पहला वाला implied, दूसरा quasi, तीसरा void contract। बराबर? बताना है कि ये वाली impossibility हुई है, therefore the contract has become void. Therefore this is a void contract। उसमें 3 लाइन में since ये conduct से बना है therefore this is an implied contract। क्योंकि इसके अंदर unjust enrichment का प्रिंसिपल लग रहा है, one cannot be enriched at the cost of another, therefore these are agreements created by law, it is called quasi contract। बस ऐसे दो तीन लाइन में, एकदम मत लिख के आ जाना this is quasi contract, बस खत्म। थोड़ा तो लिखना दादा, है ना? गुस्सा नहीं, थोड़ा अच्छे से। एक्स क्या है जल्दी बोलो? माइनर। क्या पढ़ रहा है? एमकॉम। बताओ इतनी सी उम्र में एमकॉम पढ़ने पहुंच गया, माइनर। आईसीआई ने सोचा भी नहीं कि माइनर को एमकॉम करा मतलब माइनर समझ रहे हो, 17 साल का लड़का एमकॉम कर रहा है। तो बीकॉम का क्या करा? स्किप कर दिया। बीकॉम 5 सेकंड का था, स्किप ऐड कर दिया, सीधे एमकॉम है। वो हैदराबाद वाले लड़का होगा बस, जो अपन ने ग्रुप पे डाला। बराबर। कॉलेज में एमकॉम कर रहा है, बताओ एक्स। 1 जुलाई 2019 को उसने एक लोन ले लिया 1 लाख रुपए का बी से, कॉलेज की फीस देने के लिए, किताब परचेज करने के लिए। अभी किताब की जगह लैपटॉप भी आ जाए तो घबराना मत, ठीक? सुनो, एंड अग्रीड टू रीपे बाय 31 दिसंबर 2019। एक्स पजेसेस एसेट्स वर्थ ₹9 लाख। एक्स के पास एसेट कितने की है? 9 लाख की। कर्जा कितने का लिया? 1 लाख का। ऑन ड्यू डेट एक्स ने पेमेंट देने से मना कर दिया, फेल हो गया। तो बी उसके खिलाफ अब रिकवर करना चाहता है, केस फाइल करके उसके एसेट से लेना चाहता है। तो कॉलेज की फीस, हाँ कॉलेज की फीस और किताबें नेसेसरीज ऑफ लाइफ हैं, और नेसेसरीज ऑफ लाइफ सेक्शन 68, आप जो पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि इनसेन या माइनर है, उसकी एसेट से आप उसको रिकवर कर सकते हो। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा रिकवर, बोलो। मिस्टर अमित जो है सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रहे थे, सेल्फ सर्विस सुपरमार्केट था, आपको खुद से अपना सामान चूज करना है और अंत में बिल बनवाना है। उन्होंने एक कोई बेटा एसी का बाहर जाके, वो कुछ दूसरे इश्यूज आते हैं, वो गिरने के, एमसीबी गिरने के, इसलिए नहीं किया होगा उस समय। अभी बीच में इशू चल रहा है और अब we are in our last days, as you know।
इन दिस प्रीमाइसेस। तो वो आपको सब बता रखा है मैंने कि अभी कुछ भी ऐसा कुछ अलग से नया करना पॉसिबल नहीं है ना। खैर बात सुनो, अमित क्या कर रहा था ये बताओ। शॉपिंग करने गया, कहां पे? सुपरमार्केट में, सेल्फ सर्विस सुपरमार्केट। He picked up a bottle of cold drink from a shelf. वो एग्जामिन कर रहा था बॉटल को, इतने में बॉटल क्या हो गई? इंजोर हो गई और उसका हाथ इंजोर हो गया। He filed a suit for damages against the owner of the market on the ground of breach of condition. Decide under the Sale of Goods Act whether Mr. Amit would succeed in his claim. बोलो भाई, एक बॉटल कोल्ड ड्रिंक की उठाई और वो बॉटल एक्सप्लोड हो गई और उसका हाथ इंजोर हो गया, अब क्या होगा जल्दी बताओ। अपन देख लेते इन्होंने क्या आंसर लिखा है। क्वालिटी और फिटनेस तो नहीं लगेगी यहाँ पे, डेंजरस नेचर वाला लग सकता है, देखते हैं इन्होंने क्या लगाया, देखते ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के एसेंशियल्स, द प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट which states that goods are bought by description from seller who deals in the goods of description। ओ मर्चेंटेबल क्वालिटी लगाया है। अगर आप ऑर्डिनरी उस सेलर से बाय कर रहे हो जो उस तरह के गुड्स में डील करता है, तो इसकी ड्यूटी है कि वो गुड्स दे तो कैसे दे, मर्चेंटेबल। मर्चेंटेबल का वैसे कहीं एक्ट में डिफाइन नहीं है वर्ड भाई, द टर्म मर्चेंटेबिलिटी इज नॉट डिफाइंड इन द एक्ट, हाउएवर इट मींस दैट इन द प्रेजेंट केस द बॉटल मस्ट बी प्रॉपर्ली सील्ड। कम से कम वो सील्ड तो होनी थी कि वो फूटे ना, बर्स्ट ना हो, ब्लास्ट ना हो। इन अदर वर्ड्स, इफ द गुड्स आर परचेस्ड फॉर सेल्फ यूज, दे शुड बी रीजनेबली फिट फॉर द पर्पस फॉर विच इट इज बीइंग यूज्ड। और भाई एक्चुअल सेल नहीं हुई तो क्या हुआ? द वन हु अग्रीज टू बाय इज अ बायर एंड द वन हु अग्रीज टू सेल इज अ सेलर। तो बायर सेलर तो है ही ना। अब आया समझ में, अग्रीज टू बाय और अग्रीज टू सेल, और बायर सेलर है तो कंडीशन वारंटी तो लग रही ना। आप सोच रहे हो कि अभी तो सेल ही नहीं हुई तो अभी कुछ भी रूल नहीं लगेंगे, नहीं लग तो रहे। इसीलिए एक्ट में क्या डेफिनेशन दी दोनों की, अग्रीज टू बाय और अग्रीज टू सेल। तो बायर सेलर तो है, बायर सेलर है तो कंडीशन वारंटी भी लग रही है। और मैं खरीदने भी आया हूं तो कम से कम चीज मर्चेंटेबल क्वालिटी की तो होनी चाहिए कि भाई कम से कम हाथ में तो बर्स्ट ना हो जाए। और जिस पर्पस के लिए, उस पर्पस के लिए जनरली भाई मेरे पर्टिकुलर पर्पस के लिए फिट होना हो, क्वालिटी और फिटनेस, लेकिन वो चीज अपने आप में तो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए कि भाई टूट फूट नहीं हो जाए, अपने आप फूट ना जाए। बोलो हाँ। तो यहां पर कौन लायबल है? सेलर लायबल है एंड मिस्टर अमित वुड सक्सीड इन हिज क्लेम फॉर डैमेजेस फ्रॉम द ओनर ऑफ द शॉप। चलो मेरी बात सुनो, आज की क्लास का एक फायदा और हुआ, पूछो क्या। अब नहीं भी याद था, मालूम नहीं भी क्लिक होता एग्जाम में क्या आएगा, हमने आंसर डिस्कस कर लिया। अब अगर ये क्वेश्चन आता है तो अपने को दिमाग ही नहीं लगाना, अपने को आंसर मालूम है, लिख देंगे यार। आईसीआई को खुश करो, नंबर पाओ। बोलो हाँ। क्लियर हुआ? आगे बढ़, एक मिनट दो सर, कुछ बीच में छोड़ा तो नहीं था क्वेश्चन? अपन ने करे थे ना सारे इसके। पेज नंबर कौन सा है ये? 163 196 पे आप सीधे 196 आ जाओ बेटा। ये बढ़िया क्वेश्चन, कौन से एक्ट का है ये? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। मिस्टर श्याम एक मोटर कार के ओनर है, उन्होंने मिस्टर विकास को ऑफर किया कि मेरी मोटर कार 3 लाख में खरीद ले। मोटर कार जो है वो 30 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है। कितना एवरेज देती है? 1 लीटर में 30 किलोमीटर का एवरेज देती है मेरी मोटर कार। किसने बोला? श्याम ने विकास को, ऑफरर ने ऑफरी को, सेलर ने बायर को। अच्छा, उस गाड़ी के फ्यूल मीटर और स्पीड मीटर दोनों बढ़िया उस समय काम कर रहे थे, शिशिर दोनों बढ़िया काम कर रहे थे। आगे मिस्टर विकास अग्री हो गए इस प्रपोजल पे मिस्टर श्याम के, और उन्होंने कार की क्या ले ली? डिलीवरी ले ली 3 लाख रुपए देके। 10 दिन बाद मिस्टर विकास वापस आए और बोलते हैं कि भाई आपने जो फ्यूल एफिशिएंसी बताई थी वो करेक्ट नहीं है, इसलिए आपने तो मेरे साथ मिसरिप्रेजेंटेशन किया है। क्वेश्चन पढ़ना है जल्दी जल्दी। आपने जो बोला था कि 1 किलोमीटर में 30 लीटर चलेगी, वो कोई फ्यूल एफिशिएंसी गलत बता रहे हो। ये तो 25 ही चल रही, 20 ही चल रही है, आपकी तो बात झूठी निकली है, तो मिसरिप्रेजेंटेशन है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से बताइए कि क्या मिस्टर विकास इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकते हैं? अगर ये वॉइडेबल है तो वॉइड कर सकते हैं। क्या ये मिसरिप्रेजेंटेशन है? तो याद करो, मिसरिप्रेजेंटेशन में एक पॉइंट था कि मिसरिप्रेजेंटेशन जिस व्यक्ति से हुआ हो, सुनो, मिसरिप्रेजेंटेशन वो सामने वाले को अपने डिफेंस में ये बोल सकता है कि यू हैड द मीन्स ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रूथ। यहाँ पर खास बात यह है कि ये जो लाइन लिखी है, बोथ द मीटर फलाना मीटर वर वर्किंग प्रॉपरली, ये इस बात की सूचना दे रही कि ये इस क्वेश्चन का सार है
कि दोनों उस समय सही काम कर रहे थे तो तेरे को चेक कर लेना था। मैंने बोला 30 किलोमीटर है, बिसेट वर्सेस विल्किंसन, बराबर, और फिर ओपिनियन है नहीं तो मेरा, एक बात। और दूसरी बात, चलो गलत भी था, मेरा ओपिनियन गलत निकला, चलो ओपिनियन मत लो, ओपिनियन इसलिए नहीं ले रहे मैं इसको, ओपिनियन में इसलिए ले रहा, बिसेट वर्सेस विल्किंसन इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि उसके शब्दों में ये नहीं कि आई थिंक कि भाई इतनी तो चल जाएगी, ऐसा होता तो अपन ओपिनियन में लेते, अपन मान लेते हैं कि ओपिनियन नहीं है, श्योर शॉर्ट बोला है कि 30 किलोमीटर तो चलती चलती है, तो मिसरिप्रेजेंटेशन है। बट यू हैड द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ और नॉट। तो कहीं ना कहीं अगर मिसरिप्रेजेंटेशन में सामने वाली पार्टी को सच जानने का मौका था और उसने नहीं जाना तो फिर गलती उसकी मानी जाएगी। तो फिर ये मिसरिप्रेजेंटेशन होके भी मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, और नहीं है तो वॉइडेबल नहीं, और वॉइडेबल नहीं है तो रिसाइंड नहीं कर सकते। आ गया कैसे करवट बदला इस क्वेश्चन ने, बोलो हाँ, रिसाइंड नहीं कर सकते, फाइनल डिसीजन है। क्लियर एकदम? हाँ तो बोलो हाँ। बढ़ो आगे, कुछ डाउट था किसी का? कुछ नहीं, हाथ ऊपर उठाए, हाँ जल्दी। वो अपन आएगा, वो आ जाएगा, आएगा रूबी वाला आएगा, रूबी स्टोन वाला ना, सोनल वाला अभी आएगा। कल जो अपन ने बात की वो सोगा का है बेटा, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है। अच्छा ध्यान रखना, क्वेश्चन में वो लिख देंगे भाई अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूछा है, अकॉर्डिंग टू सोगा पूछा है। घबराना मत, आपको पता रहेगा किसके हिसाब से देना है। टाइम क्या हो गया भाई? 5:30 में, 8 बजे चलेगा ना? बोल के मैंने कल ही बोल दिया था आपको, आज टाइम लगे तो कुछ भी नहीं करना भैया, जान लगा देने की भाई। यही सेशन हमको पार लगाने वाला है। मैं लिखित गारंटी दे सकता हूं कि अगर आज की क्लास और जितनी पढ़ाई हमने की है वो पूरा अगर उसका इफेक्ट आपने ले लिया तो फिर अब आप कुछ बहुत ही बड़ा मिस करके आ जाओ या घबरा जाओ, एकदम से पैनिक कर जाओ तो बात अलग है। थोड़ा भी जितना आपको अंदर पंप करा है, अगर थोड़ा सा भी कूल काम होके पेपर देके आ गए, फेल होने के चांसेस ही नहीं है लॉ में। आगे क्या बात समझ में? पक्की गारंटी है। रिजल्ट आता है ना, ऑनेस्टली बोल रहा हूं, आप अपने रिजल्ट को लेके चिंतित होते हो, एक खुद के, मेरे बारे में सोचो, हमको क्या लगता होगा? 700 बच्चे, 1000 बच्चे, 500 बच्चे, 300 बच्चे, अभी 350 400 तो अभी भी अपने क्रैश, फास्ट ट्रैक, ABCD पांचों मिला के, ऑनलाइन मिला के 400 तो अभी भी इस समय भी होंगे कम से कम ऑन एन एवरेज। जबकि छोटी बैच है, तो मई बैच है, जून बैच, आ रही समझ में बात? आधी भी नहीं है। तो इतने सारों का रहता है, कितनी बटरफ्लाइज होती होगी। और फिर मजे की बात, आपका रिजल्ट हमारा भी तो होता है, इट इज माई रिजल्ट ऑल्सो ना, योर रिजल्ट इज कि नहीं? तो खैर वो भी होता है, कितने ही अपन बड़ी बड़ी बातें कर लो और कूल काम की बात कर लो, लेकिन होता तो है, इंसान है ना यार, बटरफ्लाइज तो होती है। आपको भी होती है कि नहीं बटरफ्लाइज? बच्चे फोन लगाते से नर्वसनेस हो रही, मैंने कहा यार इंसान होने की निशानी है, नर्वस हो मतलब इंसान हो, भगवान नहीं होते नर्वस, उनको सब आता है, ठीक है ना? हो रहे हैं, क्या बड़ी बात है, जिटरिंग होती है, नर्वसनेस आती है, शिवरिंग होती है, फोन दो भाई, इंसान होने की निशानी है। तो चलो इतने थे, इस पे इसमें इतने थे, 232 सीधे आओ भाई। ये बढ़िया क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, घबराना मत। व्हाट विल बी द राइट्स ऑफ प्रॉमिसर इन द फॉलोइंग केसेस? पहला, मिस्टर एक्स प्रॉमिस टू ब्रिंग बैक मिस्टर वाई टू लाइफ अगेन। राइट्स ऑफ प्रॉमिसर पूछे हैं विद रीजन, राइट्स ऑफ प्रॉमिसर, क्वेश्चन ही गलत बनाया ICAI ने। राइट्स ऑफ, ये बताओ, प्रॉमिस सी होना चाहिए ना मेरे हिसाब से। चलो थोड़ी देर प्रॉमिस सी के हिसाब से करके देखते हैं इसको। मिस्टर एक्स प्रॉमिस टू ब्रिंग बैक मिस्टर वाई टू लाइफ अगेन। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के फैमिली से बोला है कि मैं आपके जो परिवार में मिस्टर वाई मर गए, इनको आई विल ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ। इलिजरी, अच्छा एक तो इम्पॉसिबिलिटी भी परफॉर्मेंस की, वैसे ले लो, वॉइड एग्रीमेंट, एब इनिशियो। तो फिर क्या बोले, ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो सकता, वॉइड एब इनिशियो, तो प्रॉमिसी को कोई राइट नहीं है। और रीजन कौन सा देना है? इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, agreements to do impossible act. अगला, A agreed to sell 50 किलो एप्पल to B. The loaded truck left for delivery on 15 मार्च but due to riots in between reached B on 19 मार्च। क्या करना है बोलो? प्रॉमिस की क्या राइट्स हैं?
ये बढ़िया क्वेश्चन है। ए ने 50 किलो एप्पल भेजे बी को, डिलीवरी के लिए ट्रक निकला 15 मार्च को लेकिन पहुंचा 19 मार्च को क्योंकि बीच में दंगे हो गए थे इस कारण से। पहुंचा ना, किसी बात करो, पहुंचने की थोड़ी मनाही है, पहुंचा। इन्होंने डेट ही नहीं डाली कि कौन सी तारीख ड्यू डेट थी। देख लेते इन्होंने क्या लिखा है, एक काम करो, अपन काय को उलझे इसमें। इन्होंने बी का आंसर दिया है टाइम इज एसेंस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हाँ अब आपकी बात सही निकली, पेरिशेबल नेचर के गुड्स हैं, टाइम एसेंस है। एप्पल है भाई, खराब हो जाएंगे ना, तो टाइम एसेंस है। अगर टाइम एसेंस है और बाय द टाइम एप्पल्स रीच दे वर ऑलरेडी रॉटन, ये लिखा नहीं है उन्होंने क्वेश्चन में, ये मन से प्रिज्यूम किया आंसर में। अब हमको क्या मालूम क्या प्रिज्यूम करना दादा, एप्पल को, पर चूंकि फिर लॉजिक किससे लगाना, एप्पल से। यार एप्पल तो ऐसी चीज है ना जो सड़ ही जाएंगे वैसे भी, तो अपन ये मान के चल रहे एप्पल सड़ गए, अगर सड़ गए हैं तो फिर कॉन्ट्रैक्ट से पार्टी डिस्चार्ज है और प्रॉमिसी को पेमेंट नहीं करना है और उसको वो रिसाइंडेड माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज है। राइट की बात करो तो वो डिस्चार्ज है और लाइबिलिटी की बात करो तो वो लाइबल नहीं है, ये तो हुई एक बात। लेकिन अगर आप इसको अल्टरनेटिवली लिख के आते तो और क्या लिख के आ सकते थे, ये भी भर के ला दो बेटा। एसी, अच्छा अब आप लोग पूछ रहे थे ना एसी का, एसी चालू है बेटा है? अभी वो सुबह से चल रहा है ना इसलिए ऐसा। हाँ अरे वो गर्मी लोड नहीं, अगर लोड नहीं ले पाती ना तो एमसीबी गिर जाती है अपने आप, फिर वापस चालू करते फिर गिर जाती है, ऐसा हो रहा है। यही हो रहा होगा मेरे हिसाब से और कुछ। हाँ आप तो इधर ध्यान दो। ले बताओ आप इसका ऑल्टरनेटिव आंसर क्या लिखते? इन केस द एप्पल्स हैव नॉट रॉटन द कॉन्ट्रैक्ट वुड हैव बीन वैलिड, ये भी बन सकता था, अपन तो ये लिख के आएंगे, ये मतलब जो इन्होंने दिया है वही लिख के आएंगे ऐसा। अगला, an artist promised to paint on a fixed date for a fixed amount of remuneration but met with an accident and lost both his hands। दोनों हाथ कट गए, आर्टिस्ट पेंटिंग बनाने वाला था, बोलो क्या होगा? डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। अब भैया ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया है, प्रॉमिसी को कोई राइट नहीं है, प्रॉमिसी इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करा सकता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल कैन नॉट बी फोर्स्ड, अगर ऐसी कोई एनफोर्सिंग इवेंट आ जाए तो। Abhishek entered into contract of import of toys from China, but due to disturbance in relation of both the countries, the imports from China was banned. Subsequent impossibility, the contract becoming unlawful. Void contract, promise से अपना right enforce नहीं करा सकता, ये void contract है। बढ़िया। Mr. G bought a tweed coat, पढ़ा रखा है मैंने आपको tweed word, क्रैश बैच में tweed word आया था, याद है tweed, TWEED। tweed coat मतलब कौन सा कोट? जो चुभने वाले फैब्रिक का होता है, जो वो वाले कंबल आते हैं ना जो ओढ़ो तो चुभते हैं, गर्म तो बहुत होते हैं लेकिन स्किन को चुभते हैं, उनको बोलते हैं ट्वीड ब्लैंकेट। और उसी फैब्रिक के कई बार ब्लेजर्स भी बनते हैं, अगर आपके होते तो कोट, खुरदुरे वाले कंबल वाले फैब्रिक के, उसको कौन सा कोट बोलते हैं? ट्वीड कोट। तो मिस्टर जी ने कोट खरीदा ट्वीड वाला, लेकिन उन्होंने जब वो कोट यूज किया तो उनकी स्किन में हो गए रैशेस, क्योंकि उनकी स्किन बहुत ज्यादा ही एबनॉर्मली सेंसिटिव निकली स्किन, मिसेस जी की, बट शी डिड नॉट मेक दिस फैक्ट नोन टू द सेलर। लेकिन ये बात उन्होंने सेलर को नहीं बताई थी जब खरीदने गई थी। मिसेस जी फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द सेलर कि भाई तूने मेरे को ऐसा कोट दे दिया, सब मेरी स्किन पे रैशेस हो गए, मैं तो वापस कर रही हूँ और मेरे को मेरे पैसे दे दे डैमेजेस। क्या वो रिकवर कर पाएंगी? क्यों नहीं कर पाएगी? केवीए टेम्पटर लगेगा। बायर को पता होना चाहिए कि वो जो खरीद रहा है उसको वो सूट करेगा कि नहीं। हर जगह सेलर को थोड़ी मालूम कि आपको क्या सूट करता है क्या सूट नहीं करता है। बोलो हाँ, केवीए टेम्पटर लगेगा, बराबर हिरिम। चलो बेटा भाई, इसमें इतने क्वेश्चन मेन थे इंपॉर्टेंट, बाकी और भी हैं, अपन नीचे कवर करेंगे इसको। अच्छा, ये जो मिस्टर अनिल वाला क्वेश्चन है ये नहीं करना है, यहाँ ये पॉइंट लॉ से हट गया है। गलती देखो, पिछली बार ये क्वेश्चन आईसीएआई ने पेपर में दिया है, जबकि ये प्रोविजन ही लॉ से हट चुका है।
तब भी हट गया था जब उन्होंने पेपर दिया, उसके पहले ही हट चुका था, उसके बाद भी क्वेश्चन दिया है, मतलब उनको याद ही नहीं रहा कि ये क्वेश्चन दे। वो तो बात ये है कि भाई उन्होंने पहले कभी आरटीपीज में दे रखे हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, तो उसी के आधार पर लिख देते हैं आंसर। तो ठीक है, चल गया भाई, कोई कुछ बोला नहीं। लेकिन जो चीज लॉ में नहीं, वो आप लॉ में क्वेश्चन पेपर में देके क्या कर लोगे यार, नहीं आएगा। अब रिपीट तो होना ही नहीं, चांसेस तो यही है कि रिपीट नहीं होगा, और फिर ऐसी गलती वाले को तो बिल्कुल रिपीट नहीं होंगे, है ना। ये तो नहीं दिए, पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा। वो इस तरह के क्वेश्चन में नहीं करते वो, जिसमें मिसप्रिंट हो या पूरा ही गलत आ जाए, छप जाए। जैसे पिछली बार एक्टिव पैसिव में भी गलती थी एक दो, वहां देते हैं वो। अब है हम लोग पेज नंबर 276 पे आना है। हाँ बेटा, 7 साढ़े 7 तो आप बोल दो पहले से, और मैं कराऊंगा तो पूरे। लो भाई, ये प्राइवेट कम्युनिकेशन वाला क्वेश्चन हमारे नोट्स में है कि नहीं है? क्या आप प्रिंसिपलशिप के लिए अप्लाई करते हो? उधर आपको उधर से कोई व्यक्ति अंदर की खबर दे देता है कि भैया बधाई हो, आपकी प्रिंसिपलशिप एक्सेप्ट हो गई, आपको बना रहे प्रिंसिपल। लेकिन ये ऑफिशियल चैनल से नहीं आया कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ मतलब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जहां से आना चाहिए वहां से नहीं आया, तो दिस इज नॉट ए वैलिड एक्सेप्टेंस। बाद में उनकी मीटिंग होती है और वो ये प्रस्ताव फेल कर देते हैं कि नहीं यार, रामलाल जी को अपने को नहीं बनाना है। तो प्रथम ने अप्लाई किया प्रिंसिपल के लिए, स्कूल मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि उसको अपॉइंट करेंगे। उनमें से एक मेंबर ने प्राइवेटली इन्फॉर्म कर दिया प्रथम को कि भैया तेरा अपॉइंटमेंट हो चुका है, लेकिन ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन स्कूल की तरफ से आया नहीं है। बाद में मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि यार अपन किसी और को अपॉइंट करेंगे, एक दूसरा व्यक्ति और अच्छा आ गया है, तो प्रथम ने उनके खिलाफ केस फाइल कर दिया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस, और फ्यूचर कंसिडरेशन है, मैं सेवा दूंगा, आपने प्रॉमिस किया है कि सैलरी दोगे, तो उसके हिसाब से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। किसके हिसाब से? प्रथम के हिसाब से। लेकिन प्रथम जीतेगा नहीं। प्रश्न ये है, स्टेट विद रीजन, क्या प्रथम सक्सेसफुल होगा? बोले सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, और अगर एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना, और कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनाए तो कोई एनफोर्सेबिलिटी नहीं, एनफोर्सेबिलिटी नहीं है तो सूटी फाइल कर भी दोगे तो वो मेंटेनेबल नहीं होगी। क्या सक्सेसफुल होगा प्रथम? अंतिम लाइन, प्रथम विल नॉट बी सक्सेसफुल। बोलो आया। राहुल ने झूठ बोल दिया कि मैं मेजर हूं, जबकि वो माइनर था, और एक शॉपकीपर से लोन ले लिया लैपटॉप खरीदने के लिए, और उसने उसके बाद अपनी घड़ी जो है बहुत एक्सपेंसिव थी, वो 40,000 रुपए का लोन भी ले लिया गिरवी रख के। 40,000 की एक्सपेंसिव घड़ी, मतलब घड़ी कितने की भी थी, वो गिरवी रख के 40,000 का लोन ले लिया और एक लैपटॉप भी खरीद लिया। ही वॉज वेरी हैप्पी कि उसको 40,000 रुपए मिल गए, और क्विकली गया मार्केट में और उसने लैपटॉप ले लिया 30,000 का। अच्छा, उसको लेना क्या था? लैपटॉप। तो लैपटॉप लेने के लिए पैसे क्या पड़ रहे थे? कम। तो गया कहाँ? किसी के पास, अपनी महंगी घड़ी उसके पास गिरवी रखी, 40,000 रुपए लिए, बहुत हैप्पी हुआ, उसके बाद लैपटॉप लेने गया, 30,000 का लैपटॉप लाया, 10,000 की मौज करेंगे। ही हैप्पीली स्पेंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट विथ हिज फ्रेंड्स एंड ऑन अ प्लेजर ट्रिप। वाह, घूमने चले गया, गोवा जी की यात्रा। लेटर ऑन राहुल को ये रियलाइज हुआ कि यार उसकी वॉच तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी, 2.5 लाख की रोलेक्स, और मैंने सिर्फ 40,000 में गिरवी रख दी। तो वो शॉपकीपर के पास गया और बोलने लगा कि यार मेरे को मेरी घड़ी वापस दे दो। तो मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष आ गया क्या यहाँ पे? बोलो ना हाँ। और माइनर का किया गया मॉर्गेज या प्लेज कुछ भी होता है वो वॉइड, एनी अग्रीमेंट विथ ए माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, इसलिए उसको उसकी घड़ी तो। और मजे की बात है, लैपटॉप का पैसा आप उससे मांग, डबल बेनिफिट हो गया, घड़ी वापस आ गई, लैपटॉप भी मिल गया, ना वो लैपटॉप रिकवर कर सकता है और नहीं। लेकिन लैपटॉप चूंकि नेसेसरीज ऑफ लाइफ में आ रहा है, अगर पढ़ाई के लिए जरूरी है, और उसके पास अगर एसेट होती तो उसके एसेट से रिएम्बर्स करा सकता था। पर वो अगर पूछा होगा तो बात करेंगे अपन, आगे पढ़ा नहीं है अभी मैंने, आगे देख लेते हैं क्या होगा। और ये भी डालना है, सेक्शन 11 है शायद, इवन इफ, जो भी सेक्शन है, इवन इफ अ माइनर हैज मिसरिप्रेजेंटेड हिज एज, फिर भी लॉस को प्रोटेक्शन देता है। और वो लाइन तो आपको आती ही है, बोलो ये समझ गए? हाँ, ये थोड़ी बताएंगे यार। हाँ, वो जो एक्स फैक्टर है अपना, वो थोड़ी बाहर जान देंगे यार, ये तो कॉमन है, कोई भी कर लेता है। एक्स फैक्टर यहीं रहेगा, इस क्लास के बाहर नहीं जाएगा। बोलो हाँ। हाँ, तो वो शॉपकीपर के पास वापस गया, घड़ी मांगी, उसने पेमेंट देने से भी मना कर दिया 40,000 के लोन का। शॉपकीपर ने बोला नहीं देता, जा बने सो कर ले। क्या शॉपकीपर सक्सेस होगा अपना लोन अमाउंट रिकवर करने में? नहीं होगा। शॉपकीपर यहाँ पर मोहरी बीबी है, माइनर धर्मोदास घोष है। इक्वेट करना, आंसर लिख के
आ जाइएगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि ये अभी अभी हमने करा है, एक बार फिर भी देख लेता हूं मैं। ये वो क्वेश्चन है, आपको याद करो, जिसमें एक व्यक्ति कुछ दिन आता है गाने, फिर कुछ दिन नहीं आता है, याद आ रहा है? फेमस। तो 5 स्टार होटल में डिस्क जॉकी है, डीजे कौन? मिस्टर एक्स। इससे लड़कियां क्या कहती, जल्दी बता दो। हाँ, मेरा गाना बजा दो, गाना बजा दो, गाना बजा दो। डीजे वाले बाबू है, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट उनको हर वीकेंड परफॉर्म करना है, एक वीक में 2 बार। वीकेंड में 2 दिन होते हैं, सैटरडे संडे। ये अंग्रेजों की चाल है बेटा, सैटरडे संडे वो ठीक है। वीकेंड में 2 दिन होते हैं, वीक में 7 दिन होते हैं, 7 वीक में 7 दिन होते हैं, वीकेंड में मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, ये वीक होता है। और ये वीकेंड में 2 दिन होते हैं, सैटरडे और संडे। ये अंग्रेजों का धोखा है बेटा, वीकेंड में एक ही दिन होता है, क्योंकि संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। हमारे जितने हिंदू कैलेंडर मिलेंगे आपको, सबसे ऊपर संडे, यहाँ संडे मंडे ट्यूसडे, संडे से शुरू होता है। कभी आपने विचार किया? पूछो क्यों? क्योंकि सन से शुरुआत होती है। अरे बात समझ में? सूरज भाई, 9 ग्रहों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या? सूर्य ग्रह। सूर्य जिसका बलवान हो, प्रतापी हो, देखो आप उसके क्या योग बनते हैं, राजयोग, चमकता सितारा बन जाता है वो। बोलो हाँ। बाकी तो आपको ज्योतिष का ज्ञान हो गई मेरे हिसाब से, बोलो हाँ। वो बात की बात है, उस पर बाद में बात करेंगे किसी दिन। तो प्रश्न ये है कि हमारे यहाँ जीवन की शुरुआत किससे भाई? सूर्य से है, समझ में? तो संडे इज द फर्स्ट डे, और ये अंग्रेजों ने क्या बना रखा है इसको? हफ्ते का अंतिम दिन। और शुरुआत ही छुट्टी से कर दी, देखा जाए तो। वीक का फर्स्ट डे छुट्टी, उसके बाद मजे करो। ये गलत हो गया ना। सैटरडे की छुट्टी देना चाहिए, क्योंकि शनिवार भारी होता है। शनिवार को आदमी शांति रखे घर में, शनि महाराज की पूजा करे, शनि देवता को प्रसन्न रखे। 7:30 ढैया जो भी लगाओ, कम से कम शनि महाराज खुश है भैया। हाँ है, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, सैटरडे की छुट्टी, जो संडे के दिन काम करेंगे, मजा आएगा। हाँ, इसीलिए नहीं बना रहे सर आपको। वो बात अलग है। हाँ, नहीं को बनाएंगे भी नहीं, बनना भी नहीं मेरे को। राष्ट्रपति बनना है, प्रधानमंत्री क्यों बनूं? क्या बोल रही? चलो, ये मजाक चलती है बेटा। जो बच्चे मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, उनको इस मजाक में क्या टाइम पास करते हैं, लेकिन जो क्लास में बैठे वो जानते हैं कि मजा आ रहा है सुन के। ऐसा तो जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो भी थोड़ा सा झेलो, लेकिन करते तो हम ये क्लास में मजा बहुत आता है इसमें, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ कोई छिड़खानी नहीं करते, वो बहुत जी जान से पढ़ते, तो हमको मस्ती करने का भी अधिकार है। हाँ भाई, है जी। संडे की छुट्टी का कानून पास हुआ था ना इसका, इसके लिए कानून है देश में, संडे की छुट्टी होगी हर जगह। इसके लिए कानून पास हुआ था ब्रिटिशर्स के समय। चलो, तो वो एक बार गाना गाने आएगा तो कितना रुपया लेगा बोलो? 1500। 1 महीने तो आया, लेकिन उसके बाद वो अपनी मर्जी से, बिल्कुल अपनी इच्छा से क्या हो गया? एब्सेंट हो गया। क्या होटल वाले कॉन्ट्रैक्ट एंड कर सकते हैं? शायद सेक्शन 38 या 39 कुछ लगेगा इसमें, बोलो भाई 39। होटल वाले वो कॉन्ट्रैक्ट चाहे तो उसी समय रिसाइन कर सकते हैं। वो शीतल विद्या मंदिर वाला भी सेम है। लेकिन आगे क्या? अगर वो आ जाए और आप उसको कंटिन्यू कर लेते हो तो आपकी एम्प्लॉयड एक्सेप्टेंस है। अब सिर्फ आप डैमेजेस ले सकते हो उन रातों का जिन रातों पे वो गाना गाने नहीं आया आपके होटल में, आया। बाकी तो आपको उसको सैलरी भी देना पड़ेगी और कॉन्ट्रैक्ट अब आगे कभी रिसाइन नहीं कर पाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रामलाल बिरला पुणे में काम करते थे, कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। उनके 2 बेटे थे और एक मैरिड डॉटर थी। उन्होंने सोचा कि अपनी बेटी को मकान गिफ्ट कर दूं। इस पर्पस के लिए उन्होंने अपने एक लॉयर को बुलाया और एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाया गिफ्ट का। लॉयर ने कहा कि भाई इस डॉक्यूमेंट को आप रजिस्टर भी करा लो। भाई अग्रीमेंट आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, रिटर्न एंड रजिस्टर्ड। अभी रिटर्न तो हो गया है, रजिस्टर कराने की लॉयर ने सलाह दे दी है। अब क्या हुआ? बेटी और पिताजी दोनों रजिस्ट्रेशन के लिए जा ही रहे थे कि एक रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और दोनों मर गए। सॉरी, लॉयर और रामलाल जी और उनका लॉयर दोनों रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे थे, इतने में दोनों का एक्सीडेंट हो गया और मर गए। बाद में रामलाल जी की डॉटर ने वो डॉक्यूमेंट कहीं पर प्राप्त कर लिया उनकी लाश के पास से, और देखा कि अरे पिताजी तो मेरे नाम पे मकान कर रहे थे गिफ्ट, और उसको रजिस्ट्रेशन कराने भी जा रहे थे और रिटर्न अग्रीमेंट है। तो डॉटर ने उस अग्रीमेंट के बेसिस पे अपने भाइयों से बोला कि अब वो मकान पिताजी मेरे नाम करना चाहते थे तो मेरे को दो। क्या डॉटर वो मकान क्लेम कर पाएगी? भाई साहब, ये प्रोविजन वाइफ, ये डॉटर तब क्लेम कर पाती जब वो रजिस्टर हो जाता। चूंकि रजिस्टर नहीं हुआ है तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना है। आया? अभी तो कैसा हो गया सोशल अग्रीमेंट, और वो भी नहीं हुआ है।
कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब हाँ वॉइड एग्रीमेंट एक तरीके से, सोशल है, डोमेस्टिक है, इसलिए यहाँ पर डॉटर वो मकान अपने भाइयों से रिकवर नहीं कर पाएगी। बोलो आया। अच्छा, हॉस्पिटल रन करते हैं PQR, एक हॉस्पिटल है दिल्ली में, उन्होंने डॉक्टर ए को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिखा 3 महीने के लिए। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने उनको प्रॉमिस किया डॉक्टर ए को कि भाई हम आपको 1 लाख रुपया देंगे लमसम 3 महीने के लिए, सॉरी 1 लाख रुपया देंगे लमसम अगर गलती से भी आपको कोविड-19 हो गया इन 3 महीनों के दौरान। हमारे यहाँ काम करते करते अगर आपको कोविड-19 हो गया इन 3 महीनों में तो हम आपको कितना देंगे उसका कॉम्पेंसेशन, 1 लाख। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और बताइए कि ये एनफोर्स होगा कि नहीं होगा। ऑल्सो व्हाट विल हैपन इफ ए डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट कोविड-19। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कोविड-19 हुआ तो ये वैलिड हो जाएगा, नहीं हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा। दिस इज ए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, सेक्शन 32 2 बराबर है क्या? 32, 33, 34, 35, 36 अपने को याद है। 33 2 बार, 33 2 बार, 35 2 बार। अपन ने जब पढ़ा था तो 2 बार पढ़ा था उसका ऐसे। प्रशांत एक मिठाई की दुकान पे जाता है और बोलता है कि मुझे 1 किलो बर्फी दे दो, तो वो बर्फी मूवी की CD तोल के 1 किलो दे देता है। ऐसा लिखा होता तो कितना गलत हो जाता। अच्छा हुआ नहीं लिखा इंस्टीट्यूट ने, ज्यादा हो गया कि हाँ भाई। और भाई आखिरी में पढ़ा रहे, रात को सुबह से थके मांदे हो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं आपका इंटरेस्ट जगाने के लिए सब कुछ करता हूँ, नहीं तो एकदम बिल्कुल सड़ा मुंह लेके भी पढ़ा सकता हूँ मैं, एकदम सिंसियर बिना किसी जोक के। वो तो सरल है ना, उसमें तो कोई विट का इस्तेमाल ही नहीं करना है ना भाई, आपके लिए कर रहे जो भी करे। हाँ तो सुनो, प्रशांत कहाँ गया? मिठाई की दुकान पे, क्या लेने? बर्फी। और क्या बोला? इफ द स्वीट्स आर फ्रेश, ताजी हो तो देना, नहीं हो तो मत देना, बासी हो तो मत देना। सेलर बोलता है सर ऑल माय स्वीट्स आर फ्रेश एंड ऑफ गुड क्वालिटी, हमारे यहाँ सारी मिठाइयाँ बढ़िया क्वालिटी की है। प्रशांत अग्री हो जाता है और बोलता है हाँ इस कंडीशन पे कि भाई मैं 1 पीस बर्फी का पहले चेक करूंगा, क्वालिटी चेक करूंगा। सेलर उसको 1 पीस टेस्ट करने के लिए देता है। प्रशांत उसकी क्वालिटी को बहुत बढ़िया प्राप्त करता है कि यार बहुत बढ़िया क्वालिटी की है, और सेलर को बोलता है कि इसको 1 किलो कितनी, जितनी भी है पैक कर दो। ऑन रीचिंग द हाउस प्रशांत फाइंड्स दैट बर्फी इज स्टेल, स्टेल यानी बासी, नॉट फ्रेश। अब प्लेन इंग्लिश यार, अब स्टेल शब्द का मीनिंग नहीं आता है तो फिर तो कुछ इलाज ही नहीं यार, फिर तो इलाज ही नहीं। आई क्या बात समझ में? क्या बोला, समझ में आया? अब इतना तो पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में स्टेल शब्द का अर्थ फ्रेश लिखा है तो कुछ नहीं समझ में आए तो फ्रेश का उल्टा स्टेल होता है, ऐसे समझ जाओ। तो कैसी निकली बर्फी? आधे बच्चों को इस बात में भी दिक्कत है कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम इतनी बड़ी बनती है, इसमें कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं हमको इनका हिंदी मीनिंग ही नहीं मालूम है, तो समझ ही नहीं आता ये लिखा क्या है। अरे समझ में? तो इसके लिए आपको तुरंत किसको दोष देना चाहिए? समझ गए किसको देना चाहिए? हाँ, अब अगर ये नहीं, मेरे को क्लास 6 से मालूम है सिनोनिम एंटोनिम में कि भाई फ्रेश का एंटोनिम स्टेल होता है, लिख के आया मैं एक बार स्कूल के पेपर में लिख के आया, तो मेरे को आज तक याद है कि फ्रेश का स्टेल होता है, पढ़ाया तो याद है। ऐसे कोई भगवान तो है नहीं, हम सब बच्चों को हमारे टीचर बनाते ना यार, दे गिव अस द शेप जो प्रॉपर दिया जाना चाहिए था। जिनको आता है उनके साथ प्रॉब्लम नहीं है, जिनको समस्या आती है उनके साथ मुझे इमोशनली सिंपैथी है कि यार ऐसा होना नहीं चाहिए था यार। आया क्या समझ में? क्या कर सकते, अभी तो क्वेश्चन पढ़ाते हैं ना, अब तो आपको याद ही रहेगा इस तरह का कुछ आता है तो, अभी तो पक्का पक्का आंसर है। अच्छा एक चीज ईमानदारी से बोलना, जितनी नसें पकड़ी है सब सही पकड़ी कि नहीं पकड़ी ये बताओ। हर जगह मुझे मालूम है कि गलती कहां हो रही है और किस बात के कारण हो रही है, रीजन मालूम है किस बात। अब ये बात अलग है कि हमको समझ में नहीं आता वो रीजन की गलती कहां है, तो कुछ नहीं समझ में आता तो एक ही चीज है कि भाई टीचर पे डाल दो। अरे समझ में? पूरे भारत के बच्चे 10 में से 9 क्या करते हैं आपको बताता हूं, प्रॉब्लम क्या है। ह्यूमन साइकोलॉजी, कुछ गलत हो जाए तो हम उसकी जिम्मेदारी कैसे ले लें कि हमारे कारण हुआ। हम गलतियों के लिए दूसरा व्यक्ति ढूंढते हैं कि किस पे डाल दें, और अच्छा कुछ हो जाए तो ये कोशिश करते हैं कि बस सारा क्रेडिट ले लूं मैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, और ये नेगेटिव लोगों की निशानी है। सक्सेसफुल लोग अच्छी चीजों का क्रेडिट दूसरों को देते हैं और गलतियों को हमेशा ओन करते हैं। ये महान लोगों की निशानी, सक्सेसफुल बनना हो तो। आम जनरल जनता ये करती है भारत में, जो जहां भी पढ़ रहा हूं मैं, सारे भारत के लॉ टीचर्स की तरफ से बोल रहा हूं कि वो बच्चा फेल हुआ तो वो कोचिंग बदल लेता है, फिर फास्ट ट्रैक जनरली कहीं और से करूंगा मैं, क्रैश चलती है सबकी, कैप्सूल क्रैश फास्ट ट्रैक कुछ भी चलती है, फेल हो गया। तब उसको लगता है कि यार इनसे पढ़ा तो पास नहीं हुआ, तो अब मैं दोबारा भी इनसे ही पढ़ लूंगा
तो क्या पता पास होंगे, तो आपकी बार टीचर बदल लेगा। यही वो बच्चा है जो जिसने 4 सोमवार रखे, काम नहीं हुआ, तो अब इसने मंगलवार रखना चालू कर दिए, भगवान बदल दी इसने। ये अब शिव जी की जगह जो है अब ये हनुमान जी को मानने लगा है। समझ में आ गई क्या बात? इसका कोई काम नहीं करेगा, ये भी बता दूं मैं। समझ में आ गई बात क्या बोल रहा हूं? ये ऐसे दुनिया में लोग होते हैं। भाई तू सेकंड टाइम में पास हो जाएगा ना, तो हो जाएगा पास सेकंड टाइम में, तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन फर्स्ट टाइम का जो पढ़ाया है वो काम आ ही रहा है, गारंटी आ रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि फर्स्ट टाइम पढ़, इनफैक्ट वो ही सब ब्रशअप हो रहा है, वो ही बहुत बड़ी मेहनत थी जो पहली बार में की गई थी। और मैं हर लॉ टीचर की तरफ से बोल रहा हूं जिसने पहली बार अपने बच्चे को पढ़ाया है और दूसरी बार बच्चा कहीं और शिफ्ट हो गया, मैं इसमें मैं खुद भी कोई क्रेडिट नहीं ले रहा और दूसरे का भी क्रेडिट नहीं छीन रहा हूं। समझ में आया? मैं कॉमन बात बोल रहा हूँ। और सिर्फ लॉ टीचर ही नहीं, मैथ्स भी हुआ तो, इको भी हुआ तो, अकाउंट्स भी हुआ तो, और दुनिया का कोई भी कोर्स हुआ, चाहे वो पीएससी हो, यूपीएससी हो, स्कूल हो, कोचिंग हो, किसी भी सब्जेक्ट की हो। समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ? और अंत में होता है कि सेकंड टाइम में पास हो जाते हो तो क्रेडिट कोई और ले जाता है, बस इतना सा होता है और कुछ नहीं होता है। फोटो वहां लग जाता है उस एकेडमी पे, बस इतना होता है। लेकिन जो जान पहली बार वाले ने लगाई थी वो भी तो जान ही लगाई थी बेचारे टीचर ने। बोलो हाँ। और ऐसे लोग सफल बहुत मुश्किल से हो पाते हैं। बन भी जाए ना सीए वीए, देखो मेरी बात सुनो, डिग्री पाना तो बहुत आसान काम। सफल आदमी अपने एटीट्यूड और बिहेवियर से होता है। मैंने आपको बताया जिसने मुझे गाड़ी बेची थी, कार, वो सिर्फ बीकॉम है, इनफैक्ट बीएससी है, बीकॉम ऐसे मतलब ग्रेजुएट है, पर भाई क्या कम्युनिकेशन स्किल, आज भी टच में। उसने कंपनी बदल ली, पर आज भी टच में। और सर कैसे हो, क्या थोड़े थोड़े दिन में, हर महीने 2 महीने में एक बार। आई वॉज ए मियर कस्टमर ऑफ हिज, पर उसकी इंटरपर्सनल स्किल और नेटवर्किंग कितनी अच्छी है। अब की बार वो स्कॉडा में, पहले फॉक्सवैगन में था, अभी स्कॉडा में। अभी जो है उससे मेरे रिश्ते अच्छे होने के कारण जस्ट इन केस अगर मुझे मन करे और मैं उससे एक बार बात करूं, क्योंकि उसने जब मुझे गाड़ी बेची तब मैं वो लेने के मूड में नहीं था, तब भी उसने मुझे वो बेच दी, स्किल थे बेचने के। और वो आम तौर पे जितने एक रेगुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कमाता है, उससे ज्यादा उसके इंसेंटिव आते हैं फॉक्सवैगन से या स्कॉडा से। जो मंथली सैलरी होगी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की बेचने की, वो तो मिलती है उसको 1,50,000 जो भी मिलती है, पर फिर ज्यादा सेल करने के कारण जो कमीशन आते हैं वो आराम से महीने का 2-2.5 लाख कर लेता है सब मिला के। और डिग्री क्या, सिर्फ बीकॉम भाई। और 2.5 लाख रुपए, बुरा मत मानना, ऑनलाइन बोल रहा हूं, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, एलएलबीज और प्रोफेशनल्स भी नहीं कमाते महीने का। आई बात समझ में? तो आदमी जीवन में सक्सेसफुल होता है, आगे बढ़ता है, पैसा कमाता है, कोई भी अच्छा काम करता है तो किससे करता है? अकेली डिग्री से नहीं करता, किससे करता है? स्किल से करता है यार, व्यवहार से करता है, बिहेवियर से करता है, एटीट्यूड से आगे बढ़ता है कोई भी काम। आया? संस्कारों से। हाँ, हाउ कैन आई फॉरगेट। चलो, संडे हॉलीडे 1843 का एक्ट है। हाँ आगे बढ़े बेटा। तो बर्फी का क्या हिसाब किताब है? बोलो भाई, तो सड़ी निकल गई, अब क्या करें ये बताओ। तो इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ होलसमनेस, क्वालिटी और फिटनेस, मर्चेंटेबिलिटी लगाओ ना। अच्छा, इसमें तो सैंपल भी लग रहा है, ले और हाँ सॉरी सैंपल से क्यों आएगा? अच्छा अपन भूल गए थे, सॉरी भाई, उसने चखाई ना, तो द बल्क मस्ट कॉरेस्पॉन्ड विद द सैंपल। और दूसरा यहां पर सैंपल ही नहीं, डिस्क्रिप्शन भी है, क्योंकि उसने बोला था ऑल माई बर्फीज आर, ऑल माई स्वीट्स आर फ्रेश एंड गुड क्वालिटी, तो वो फ्रेश भी नहीं निकली। तो ये तो सैंपल एज वेल डिस्क्रिप्शन थी, तो गुड शुड कॉरेस्पॉन्ड विद बोथ, और दोनों में से किसी एक के साथ भी कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट। 3 आर हो जाएंगे, रिफंड, रिटर्न एंड रिसाइन, और डैमेजेस भी क्लेम कर पाएगा। तो प्रश्न ये है, स्टेट विद रीजन वेदर प्रशांत कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। बोले हाँ प्रशांत अवॉइड कर सकता है। और दूसरा, अगर प्रशांत ने स्वीट टेस्ट नहीं की होती तो आपका आंसर बदल जाता क्या? बोले तब भी नहीं बदलता। क्यों? भले ही मान लो टेस्ट नहीं करता तो सैंपल नहीं होता, लेकिन डिस्क्रिप्शन तो था ना। और अगर डिस्क्रिप्शन को भी मैच नहीं कर रहे तो वो भी तो अपने आप में एक इम्प्लाइड कंडीशन ही है। सैंपल अलग, डिस्क्रिप्शन अलग, और सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन अलग, तीनों कंडीशन ही है, और तीनों का ब्रीच सेम राइट देता है। आगे 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 बढ़े, जल्दी करो रे दादा। ये हाँ, ये और सोनल वाला था, अपन सोनल वाला पढ़ लेंगे, अपन पढ़ चुके हैं सोनल वाला क्लास में। हाँ 1 मिनट, हाँ गोली खा रहा हूं, आएगा। वो रूबी जड़ को उसके अंदर, पर रूबी जड़ने के कारण कंगन का जो है एक क्वेश्चन आएगा।
ये देखो भाई जेठालाल वाला आ गया यहाँ। आकांक्ष ने जेठालाल से एक टेलीविजन खरीदा। जेठालाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के ओनर है कि 3 दिन में टीवी चलाऊंगा, क्वालिटी से सेटिस्फाई हो जाऊंगा तो पेमेंट करूंगा, नहीं तो रिटर्न कर दूंगा। सेकेंड डे टेलीविजन सेट स्पॉइल हो गया अर्थक्वेक में। जेठालाल डिमांड कर रहा है टीवी की प्राइस आकांक्ष से। बताइए कि आकांक्ष को ये प्राइस पे करना है कि नहीं, और अगर नहीं तो फिर हु विल बियर द लॉस। 2 प्रोविजन, एक तो रेस्पेरिट डेमिनो रिस्क पासेस विद ओनरशिप, और दूसरा सेल ऑफ गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। सेल ऑन रिटर्न बेसिस में गुड्स की ओनरशिप तब तक ट्रांसफर नहीं होती है जब तक कि बायर अपने अप्रूवल न दे दे। पूरा बताना है अप्रूवल कब कब देगा, कब देता है वो अप्रूवल, या तो एक्सप्रेस अप्रूवल दे, या डज एनीथिंग विच इज इनकंसिस्टेंट विद द टाइटल ऑफ द सेलर, या रीजनेबल टाइम में रिजेक्शन का इंटीमेशन न दे, तो हम मान लेते हैं। या आगे वही डज एनीथिंग विच इज इनकंसिस्टेंट विद द टाइटल ऑफ द सेलर, आगे सबसे लिया प्लेज कर दे। तो चूंकि इनमें से कुछ भी नहीं हुआ है और 3 दिन का टाइम लिया था, और दूसरे ही दिन आ गया है क्या अर्थक्वेक, तो अभी सेल ऑन रिटर्न बेसिस ही चल रहा था, मतलब बायर आकांक्ष इसका ओनर नहीं बना, और आकांक्ष अगर इसका ओनर नहीं बना है तो ओनर सेलर ही है। और फिर वापस ऑल्सो the rule of respirit deminio says risk passes with ownership. Since the ownership has not passed from seller to buyer, that is from Jethalal to Akansh, therefore Jethalal is the owner, and since the Jethalal is the owner, according to respirit deminio the risk will be borne by Jethalal, that is the seller. ये हो गया इसका आंसर। बोलो आया, पक्का आया ना, बोलो जल्दी यार, हाथ ना जल्दी बोल दिया करो यार प्लीज, एनर्जी मेंटेन रहेगी और कोई बात नहीं इसमें। जोर से बोलना, आपकी बार हाँ बोलना थोड़ा सा, है ना। अगला आपके सामने बैठा है एनर्जी से, आपको एनर्जी मेंटेन करना है। बोला बस। रचित अरेंज कर रहा है एक ऑक्शन अपने एंटीक वॉल क्लॉक को बेचने के लिए। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मजेदार। मेघा जो है एक बिडर है, वो हाईएस्ट बिड करती है, और जैसे ही अनाउंस करते हो आप कंप्लीशन ऑफ सेल ऑक्शनियर हैमर को जोर से मार देता है, तो हैमर के टुकड़े हो जाते हैं, तो हैमर ब्रेक हो जाती है और हैमर का एक टुकड़ा जाके घड़ी पे लगता है, घड़ी टूट जाती है। अब प्रश्न ये है कि मेघा इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना चाहती है, मेघा द बिडर, हाईएस्ट बिडर, क्या वो ऐसा कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्शन सेल में सेल तब कंप्लीट होती है जब फॉल ऑफ हैमर कंप्लीट होता है, या एनी अदर कस्टमरी मैनर। यहाँ पे फॉल ऑफ हैमर था, और फॉल ऑफ हैमर तब कंप्लीट होता है जब हैमर फॉल होने के बाद अपनी प्रॉपर पोजीशन पे आए। वो तो आ ही नहीं पाई, वो तो टूट गई। हाँ, और टूट गई है मतलब ये फॉल ऑफ हैमर प्रॉपर नहीं हुआ है। प्रॉपर नहीं हुआ है तो ये ऑक्शन सेल नहीं हुई है। ऑक्शन सेल नहीं हुई है तो मेघा जो बायर है, हाईएस्ट बिडर, वो इसके लिए लायबल नहीं है और वो रिसाइन कर सकती है। एक हाँ, और दूसरा ऑफर एक तरीके से रिवोक रिसाइन कर सकती है, कर सकती है। और दूसरा अगर ये आगे पूछते थे हु विल बियर द लॉस ऑफ द वॉच वॉल क्लॉक, तो फिर वो सेलर ही बियर करेगा, क्योंकि ये सेल अभी हुई नहीं है, सेल नहीं हुई है तो ओनरशिप भी ट्रांसफर नहीं है। क्योंकि ऑक्शन सेल में फॉल ऑफ हैमर होती है, ओनरशिप ट्रांसफर होती है, पर वो तो प्रॉपर्ली हुई नहीं तो ओनरशिप भी ट्रांसफर नहीं हुई। बोलो इस क्वेश्चन का जवाब आ गया कि नहीं आपको अच्छे से? पक्का? हाँ, बोलते ही नहीं उतनी बार समझाने के बाद। एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया सेलर को कि मैं अपनी कार बेचूंगा वाई को। दे डिड नॉट डिस्कस द प्राइस ऑफ द कार एट ऑल। बाद में एक्स ने वाई को रिफ्यूज कर दिया ये बोल के कि भाई अग्रीमेंट ही वॉइड है क्योंकि अनसर्टेन है। सोगा के हिसाब से बताओ कि ये वैलिड है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से पूछ लेते तो ये वॉइड अग्रीमेंट होता, अनसर्टेन अग्रीमेंट। लेकिन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एक्सेप्शन है कि प्राइस कैन बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ नेगोशिएशन। आया समझ में? और रूल ये है कि जिन बातों पे सोगा स्पेसिफिक लॉ लगता हो वहां पर जनरल लॉ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं लगेगा, अगर दोनों हो तो। क्योंकि सोगा अलाउ कर रहा है आपको इस तरह के अनसर्टेन अग्रीमेंट्स जिसमें प्राइस बाद में भी फिक्स कर लोगे चलेगा, अभी आप बना के रख लो और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है सेल का, तो फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो क्या अब ये कार बेचनी पड़ेगी और जो भी प्राइस होगी वो आप तय करो या फिर रीजनेबल प्राइस दे दो, लेकिन ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और आपको कार सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए जो प्रोबेबली आपके दिमाग में आते। सोगा नहीं लगाते तो 12 बज जाती। ये तेरे क्वेश्चन है ना जो तो हमेशा पूछती है सर एक में दो लगते हैं, नहीं लगते दोनों। वो बोल देंगे कि यहाँ पे कौन सा लगाना है। कंफ्यूजन क्लियर? पेज नंबर कहां पे अपन 279 हो गया। एक और है, ये बहुत बढ़िया है। क्या ये केस सेम टू सेम गिलफर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्न का है? केस देखना आप। ध्रुव को अपॉइंट किया एक एम्प्लॉय के तौर पे समन टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड ने इस कंडीशन पे कि जब तू छोड़ के जाएगा तो हमारे कस्टमर को सॉलिसिट नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद वो उसको कंपनी से फायर कर दिया, उसने अपना खुद का बिजनेस सेटअप करा प्रोप्राइटरशिप का, और सनमून टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड के
कस्टमर्स को अंडर कट करा। अंडर कट कैसे करते हो आप? किसी को अंदर के अंदर काटते हो। कैसे अंदर के अंदर काटते हो? इनके कस्टमर को मैं ले आऊंगा और इनकी 12 बजा दूंगा, लॉस ऑफ रेवेन्यू करा दूंगा तुम्हारा। आया समझ में? अंडर कट का ये मीनिंग होता है। ऑन द लीगल एडवाइस फ्रॉम हिज लीगल कंसल्टेंट एंड टू रिफ्रेन फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही फॉर्म्ड अ न्यू कंपनी जिसका नाम 7 स्टार टिम्बर रखा। इस कंपनी ने उसकी वाइफ, उसका एक फ्रेंड, इनको सोल शेयर होल्डर बना दिया और डायरेक्टर बना दिया। उन्होंने ध्रुव के पूरे बिजनेस को टेक ओवर कर लिया। ध्रुव ने लीगल एडवाइस ली, बोले अगर तू ऐसा करेगा तो कंपनी तेरे पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस लगा देगी कि तूने बोला था कि मैं आपके कस्टमर को सॉलिसिट नहीं करूंगा। तो बोले एक कंपनी बना ले, उस कंपनी में अपनी वाइफ और फ्रेंड को लगा दे और तेरा बिजनेस उनको पूरा सौंप दे। अब वो लोग मिलके उस कंपनी के, सनमून के सारे कस्टमर्स को सॉलिसिट करेंगे और उस कंपनी को अंडरकट करेंगे। आया समझ में? क्या सेम टू सेम गिलफर्ड मोटर लिमिटेड। चूंकि कहानियां अच्छे से सुनी थी तो अभी 1 मिनट पढ़ते ही आती, समझ में आती। बोलो क्या लगेगा? पक्का पक्का एकदम। आज के बाद मैं ये बात नहीं बोल पाऊंगा कि ये वाली बात आपको यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वाली बात अब आपको यूट्यूब पे मिलेगी। हाँ, तो ये वाली नहीं मिलेगी, मतलब ये वाली मिल जाएगी, लेकिन वो सारी, बहुत सारी जो मैंने बोली जो नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगी, वो सही में नहीं मिलेगी। प्रश्न ये है कि कौन जीतेगा अंत में, ये बता दो। ध्रुव जीतेगा या सनमून ट्रेडर जीतेगी? सनमून टिम्बर्स, सनमून टिम्बर जीत जाएगी। और क्या किया जाएगा यहाँ पे? कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया जाएगा और ध्रुव की कंपनी को और ध्रुव को क्या माना जाएगा? वन एंड द सेम पर्सन। और यही माना जाएगा एज ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहा है? ध्रुव ही कर रहा है। और बाकी आपको सब आता है। अब आ जाओ बेटा, पेज नंबर 300 की लाइन में पहुंच गए अपन। 322। अच्छा, ये अपने नोट्स में सेम टू सेम एग्जांपल, सेम टू सेम है कि नहीं है? ए एंटर करता है बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में और बोलता है कि मेरा घर तेरे को 10 लाख में बेचूंगा और अगर तू उसको गैम्बलिंग हाउस के तौर पे यूज करेगा तो हर महीने तू मुझे अलग से 50,000 भी पे करेगा। बी अग्रीड कर जाता है इस बात के लिए। 1 साल बाद उस घर को वह गैम्बलिंग बिजनेस के लिए यूज करता है। क्या ये 50,000 क्लेम कर सकता है? सेवरेबल सेक्शन 23। अगर हाँ, नहीं, दूसरा वाला इसमें ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस है ना, मतलब इसमें 2 प्रॉमिस हैं, दोनों सेवरेबल है। जो पहला वाला है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, घर खरीदने का 10 लाख में, लेकिन जो बाद वाला है वो वॉइड अग्रीमेंट है, वॉइड एब इनिशियो। इलीगल नहीं है। गैम्बलिंग इज वेजरिंग एंड वेजरिंग इज वॉइड, नॉट इलीगल, एक्सेप्ट गुजरात एंड महाराष्ट्र इट इज वॉइड इन इंडिया, नॉट इलीगल। और वॉइड के साथ जो कोलेटरल होते हैं वो क्या होते हैं? पहली बात, ये कोलेटरल है भी तो सेवरेबल है ना। कोलेटरल में भी ये देखते थे कि सेवरेबल है कि नहीं है। ये तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस हुए ना, ये 2 रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है। 10 लाख और मकान बेचना, 50,000 और गैम्बलिंग यूज करना, तो दोनों रेसिप्रोकल है, तो दोनों सेवरेबल है। तो 10 लाख और मकान बेचना वाला पार्ट वैलिड रहेगा, 50,000 और गैम्बलिंग हाउस वाला वॉइड रहेगा, उतना पोर्शन इन्फोर्सेबल नहीं होगा। क्लियर? अच्छा, इन्होंने ये पूछा ही नहीं प्रिसाइजली कि इनमें से क्या वैलिड है क्या वॉइड। डिस्कस करो, तो आपको पूरा डिस्कस करना है कि इस तरह के अग्रीमेंट कौन से होते हैं, फिर उनमें कैसे सेवरेबिलिटी लग रही नहीं लग रही है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस है तो इतना पोर्शन वैलिड होगा, इतना वॉइड होगा, पूरा ही बताना है। बोलो आया कैसे लिखना है? ये ध्यान रखना कि आखिरी में जो फाइनल क्वेश्चन क्या पूछा है वो क्या है, फाइनल लाइन क्या है क्वेश्चन की, उसके हिसाब से आपके आंसर की आखिरी लाइन आना चाहिए। बोलो आया। चंदन सफर कर रहा था एक बीमारी से और बहुत दर्द हो रहा था उसको। डॉक्टर झुंझुनवाला के पास गया वो 300 रुपए की कंसल्टेशन फीस देके। डॉक्टर ने उसको बोला कि मैं तेरे को ट्रीट कर दूंगा, लेकिन इस कंडीशन पे कि अगर एक तो प्रॉमिसरी नोट 5,000 रुपए का मेरे नाम पे कर दे। चंदन ने वो प्रॉमिसरी नोट डॉक्टर के नाम पे कर दिया। डिसीज से रिकवर होने के बाद चंदन ने डॉक्टर को प्रॉमिसरी नोट का पैसा देने से मना कर दिया। क्या चंदन मना कर सकता है? बोले हाँ, अंडर इन्फ्लुएंस। डॉक्टर पेशेंट के बीच में वैसे भी प्रिजम्पशन है एंड डॉक्टर इज इन ए पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर पर्सन। वैसे भी ही वाज एनफीबल्ड बाय पेन, दिमाग से वीक था, एनफीबल्ड। अनफेयर एडवांटेज ले लो आप, एक तो पोजीशन में है, दूसरा उस पोजीशन का इस्तेमाल भी कर रहा है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये अंडर इन्फ्लुएंस हुआ, तो डॉक्टर बाद में ये पैसा रिकवर नहीं कर सकता 5,000। हाउएवर डॉक्टर 300 रुपए की कंसल्टेशन फीस तो रिकवर कर सकता है, वो रीजनेबल है, उसमें कोई वो नहीं है। आगे पूछते ही अगर तो बात थी, लेकिन पूछा इतना ही है कि प्रॉमिसरी नोट का अमाउंट रिकवर करेगा, बोले प्रॉमिसरी नोट का अमाउंट तो रिकवर नहीं कर सकता, वो गलत किया है। बढ़े आगे। मिस्टर असीम एक बहुत ही पढ़े लिखे एडवोकेट हैं, उनकी कार उनके घर से चोरी हो गई,
उन्होंने पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया कि जो भी ढूंढ के लाएगा उसको 10,000 रुपये दूंगा। मिस्टर विक्रम ने पढ़ा और उसके बाद कुछ एफर्ट्स करके उन्होंने कार ढूंढ दी। मिस्टर असीम को कार तो मिल गई, लेकिन बाद में मुकर गए और 10,000 रुपये देने से उन्होंने मिस्टर विक्रम को मना कर दिया, ये बोल के कि यार एडवर्टाइजमेंट पेपर में देना इज एन इन्विटेशन टू ऑफर, नॉट एन ऑफर। और हाँ, इतने में तो आंसर दे देते हो यार आप। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल जनरल ऑफर है दादा। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, बहुत सारे कुछ इसमें लगा सकते हो आप चाहो तो। प्रिसाइज तो ये है कि भाई ये जनरल ऑफर है ना, और रिवॉर्ड घोषित करना इज अ जनरल ऑफर एंड इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन फुलफिलिंग द कंडीशंस ऑफ द ऑफर। ढूंढ के लाया, ऑफर में जो लिखा था मैंने कंडीशन फुलफिल कर दी और आपकी कार ढूंढ के ला दी है, तो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल है ना, लगेगा। अच्छा, मेरे को याद रखना पड़ता है किसने क्या पूछा था। उसने जो पूछा था मुझे याद है उसने क्या पूछा था, तो जब वो क्वेश्चन आया तो मैंने उसकी तरफ देखा था, तो उन्हें जो पूछा मुझे याद है कि मैं तेरी तरफ आ गया। तो मुझे 4 दिन 8 दिन 15 दिन का भी लोड रखना पड़ता है दिमाग में, किसने कब क्या बात बोली थी और उसको कैसे फिर जवाब देना है, किस पॉइंट पे लाके इसको सॉल्व कर देना है कि हाँ भाई आज तेरी समस्या का निदान समाधान हो गया। ऐसे लोड रख के चलना पड़ता है दिमाग पे यार। यू थिंक इट्स इजी? बात समझ में आए क्या, ये बताओ। एक एक बच्चा अपना, मैंने कहा था कितने 800 भी हो जाएंगे, जिसको चाहिए उसको पर्सनल अटेंशन देने के लिए रेडी रहता हूं हमेशा मैं। किसी को ये नहीं लगा होगा कि यार सर मेरे नहीं है, कोशिश की है कि हर एक को लगे कि यार हमारे भी हैं, और फिर मैं हर एक से उतना ही प्रेम है, ऑनेस्टली उतना ही है, दिल से किसी का बुरा नहीं चाह रहे और प्रेम सबसे। अब फिर आपको जितना टच रखना है वो आपके हाथ में ना। मेरी एक लिमिटेशन है, मैं फिर बिजी हो जाऊंगा दूसरे बच्चों में, लेकिन जो पुराने हैं 10 साल 12 साल 13 साल आज भी जो टच में है वो बहुत, उनके साथ हैंग आउट भी करते हैं भैया, कभी बोलते हैं तो चला भी जाता हूं मैं, या वो आ जाते तो हम यहाँ बहुत देर आधा आधा घंटा फिर बैठ के चर्चा करते हैं अकेडमी पे, और अच्छी दुनिया जहान की अच्छी अच्छी बात करते हैं, तो वो फिर अलग बात है। खैर, रिवॉर्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बताओ। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, जरूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। कर लिया अपन ने बात, ले बताओ भाई। मिस्टर एबी क्लॉथ हाउस एक फर्म है, होलसेल रिटेल के कपड़े बेचने खरीदने का काम करते हैं, कस्टमाइज रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमर की। वो सिल्क, ऑर्गेंडी, कॉटन, खादी, शिफॉन और कई तरह के कपड़ों की वैरायटी भी रखते हैं। मिस्टर रीमा एक कस्टमर उनकी दुकान पे है और उन्होंने बोला कि यार मेरे को एक कपड़ा चाहिए जिससे मैं अपनी बेटी की शादी में साड़ी बना लूं। साड़ी बनाऊंगी, खुद डिजाइन करूंगी, आप तो कपड़ा दो सिर्फ। उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि उसको कॉटन सिल्क क्लॉथ चाहिए, जो कि मैं जिस तरह की साड़ी बना रही हूँ उसके लिए बहुत परफेक्ट रहेगा। शॉपकीपर ओनर इस बात से अग्री हो गया और उसने कपड़े के वो पीसेस काट भी दिए बायर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जब रीमा टेलर के पास गई सिलवाने, तो उसने ये पाया कि सेलर ने जो कॉटन कपड़ा दिया है वो सिल्क कॉटन नहीं है, कॉटन सिल्क, वो कॉटन ऑर्गेंडी है, एक प्रकार का कपड़ा आता है। कहाँ गया? हाँ, वो कॉटन ऑर्गेंडी मटेरियल है, विच वॉज नॉट सुटेबल फॉर द सेट पर्पस। कौन सा सेट पर्पस? साड़ी वाड़ी बना लेते। इसमें तो क्वालिटी और फिटनेस आ गया जब आपने अपना पर्पस बताया हो। अच्छा, आगे उन्होंने बराबर लिखा है कि वो उस तरह के कपड़ों में डील करते हैं, अनुभवी हैं, तो फिर आपने उनके जजमेंट पे रिलाई भी किया, वही लग जाएगा जो अपन ने पहले पढ़ा था, यू रिलाई ऑन सेलर्स जजमेंट। आगे देखो, आगे इट हैज हेवीली स्टार्च समझते हो? कड़क कड़क कपड़ा, स्टार्च लगाते ना, कलफ, रिवाइव लगाते ना, रिवाइव, साड़ी कड़क हो जाती है, रोल होके आती है ऐसी एकदम कड़क कड़क, तो ये वो वाला कपड़ा नहीं, तो स्टार्च्ड है, कड़क कड़क कपड़ा है एंड नॉट सुटेबल फॉर साड़ी मेकिंग। अच्छा, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, हेवीली स्टार्च्ड ऑर्गेंडी मटेरियल, शिफॉन किसी को पढ़ते ही नहीं आ रहा है, किसी ने कभी सुना ही नहीं वर्ड, ही तो चिफॉन ऐसे। और ये तो बहुत कठिन क्वेश्चन है यार, ये मेरे साथ होता था, मालूम है क्या होता था? ये जैसे ये चित्र देखता था मेरे को समझ में आता था कि ये वाला नहीं कर पाऊंगा मैं क्वेश्चन। अंडर रूट लिखा हुआ आ गया, अच्छा अंडर रूट भी ठीक है, अंडर रूट लिखने के बाद अगर ये 3-4 कुछ आ जाए तो मतलब और ही गड़बड़ होगी, ये तो अपने से बनेगा ही नहीं। ये चित्र देखते ही जो है मैं भाग जाता था मैथ्स के पेपर से, तो बाप रे। मैं लोगों से वैसे डरता था बचपन में बहुत, मेरे को लोग पसंद नहीं थे, इंट्रोवर्ट था मैं, तो लोग देखते ही भाग जाता था मैं। मजाक कर रहा हूं, सही बताऊं ऑनेस्टली, आई वॉज ए लिटिल इंट्रोवर्ट व्हेन आई वाज अ किड। अभी नहीं लगता ना देख के, वेरी इंट्रोवर्ट। अभी एम्बिवर्ट हो गया, अभी मैं 1 मिनट में जो है सेल्फ जोन में चला जाता हूं, फर्क ही नहीं पड़ रहा कुछ। ध्यान सुना,
टेलर ने रीमा से कहा कि कपड़ा वापस कर दो मैडम, आप ये क्या कपड़ा ले आए, तो घटिया है, इससे साड़ी नहीं बनेगी। शॉप ओनर ने कपड़ा वापस लेने से मना कर दिया, ये बोल के कि भैया आपके हिसाब से हमने कपड़ा काट दिया, अब थोड़ी काम आएगा। अच्छा मजे की बात है, प्रैक्टिकल लाइफ है यार ये सही में जो कपड़े लेके बनवाने जाते हैं ये होता है, रियल लाइफ में होता है ऐसे में बात। तो क्या करें, डॉक्ट्राइन ऑफ केवीए टेम्पटर लगा के बताओ इसके अंदर। अच्छा जानबूझ के उलझा दी कैसेट, जानबूझ के उलझा दी, केवीए टेम्पटर लगाना है ऐसा लगा देंगे जानबूझ के कि ड्यूटी ऑफ बायर और सेलर क्या है। चूंकि उन्होंने पूछा है कि बायर और सेलर की ड्यूटी क्या है तो दोनों लिखना पड़ेगी, ध्यान देना। अब तो क्वेश्चन में ही पूछ ली, तो बायर की भी ड्यूटी बतानी है कि भाई उसको पता रहना चाहिए, सेलर की भी ड्यूटी बता दी कि उसको ठीक ठीक देना चाहिए। और दोनों बताने के बाद इस केस में क्या हो रहा है, क्या मिसेस रीमा ले पाएगी अपना पैसा वापस? तो अंत में जवाब आया कि हाँ अपना पैसा उनको वापस। देख लेते हैं जरा इन्होंने क्या दिया है, 7th का आंसर एक बार कंफर्म कर लें, एक बार देख लेते हैं इन्होंने क्या दिया। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, ज्यादा ही बड़ा है, यही दिया है ना। हाँ भाई सेलर की ड्यूटी समझाइए, ठीक, ड्यूटी ऑफ बायर समझाइए, केवीए टेम्पटर दोनों समझाया। अंत में उन्होंने जवाब दिया, अच्छा पूरा बताया है ना, केवीए टेम्पटर पूरा समझाया। और उसके बाद अंत में बेस्ड ऑन द अबव प्रोविजन एंड फैक्ट्स गिवन इन द क्वेश्चन। एक चीज सुनो मेरी बात, एग्जाम में आखिर में टाइम कम बचा हो और 2 क्वेश्चन बाकी हो और टाइम 3-4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट बाकी हो और 6-6 नंबर के 2 क्वेश्चन बाकी रह जाए और दोनों प्रैक्टिकल हो, भूल जाना फॉर्मेट रेलेवेंट प्रोविजन एनालिसिस और कंक्लूजन, और आईसीआई के फॉर्मेट में लिख के आ जाना सीधे सीधे कि यार कौन सा प्रोविजन लग रहा है और इसमें फाइनल कंक्लूजन क्या आएगा। 2 पैराग्राफ बना के आंसर लिख के आ जाना और अंडरलाइन मार के आ जाना, बस। आई क्या बात समझ में? हर भाई सारे मैंने आपको सारे अस्त्र शस्त्र दे रखे हैं, है ना, जल बाण अग्नि बाण, जब जैसी परिस्थिति आए सामने वाला जो बाण चलाए अपने पास सारे होने चाहिए आपको, सब एक एक चीज की हिदायत दे रखी है। स्पून फेड हो आप, बोलो हाँ। अरे जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो, तो मैं आज अपने लिए बनाया ये वाला। हाँ सर एग्जाम के बाद इस लेक्चर को डाउन कर देना वरना बहुत नुकसान हो जाएगा अपना। हाँ बेटा थैंक, करना है क्या? क्यों, मेरी बात सुनो ना, बस ये लाइव रखो अपन, ये डाउन नहीं होगा वैसे ये लेक्चर। मैं क्या एक काम कर सकता हूँ कि इतना कट पढ़वा दूंगा, इसमें कट करवा देंगे इसमें, है जी। हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ चलो क्वेश्चन करना है अभी अपने को। और अच्छा मतलब बच्चों को इसकी वैल्यू समझ में आ रही है कि सही चल रहा है बहुत। आगे सुनो, बी ए गया बी की दुकान पे, ज्वेलरी खरीदी, पसंद करी, उसने अपने आप को, अच्छा देखो ये मेरे पुराने वाले में नोट्स में था, ये वाला पुराने वाले नोट्स में मेरे हिसाब से कंडी वर्सेस ऐसे कुछ एक केस है, सेम टू सेम केस है, जिसमें जी और वो गौतम अदानी का मैंने एग्जांपल बनाया था, सेम टू सेम। ऐसा कैसे कॉपी करा है? उसने अपनी उम्र झूठ, अपने आप को झूठ बताया कि मैं बहुत मैन ऑफ क्रेडिट यानी रेपुटेशन वाला आदमी हूं। जैसे कि मैं गया और मेरे को कोई नहीं जानता, मैंने कहा मैं गौतम अदानी, तो जिसने गौतम अदानी को नहीं देखा और मेरे को नहीं देखा उसको लगा अच्छा आप गौतम अदानी हो, और हाथ में ये ब्रेसलेट पहन लिए, मर्सिडीज से उतरा तो बोले अच्छा गौतम अदानी आए हैं क्या? सही में भी। अब जो गांव का आदमी है जिसने कभी न्यूज नहीं देखी, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, सिर्फ गौतम अदानी का नाम सुन रखा है कि भाई बहुत पैसे वाले हैं, और मैं मूछ वूछ बढ़ा के अच्छा बढ़िया ब्रेसलेट पहन के मर्सिडीज से उतरा, तो हो सकता है बेचारा कंफ्यूज हो जाए। उसको क्या लग रहा है कि आई एम अ मैन ऑफ क्रेडिट, किसी और के नाम से आया हूं। तो एग्जाम्पल ले तो खैर मैं नहीं हूं गौतम अदानी, अपना गौतम अदानी है। क्यों? अपना गौतम अडानी है। अच्छा परसुएड का मीनिंग क्या होता है ये बताओ? मनाना, एनकरेज करना, भाई मना लेना किसी को कि आप पेमेंट मेरे से चेक से ले लो। उसने एक पर्टिकुलर रिंग इमीडिएटली खरीदी और चेक से पेमेंट कर दिया, ड्यू डेट पे चेक क्या हो गया? डिसऑनर। वो तो कोई मैन ऑफ क्रेडिट था ही नहीं, वो तो खल्लास, खत्म खल्लास आदमी था, चेक बाउंस हो गया। बिफोर बी कुड अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड बाय ए, ही हैज सोल्ड द रिंग टू सी। लो अच्छा जल्दी से बताओ बेटा, किसने किसके साथ क्या किया? ए ने बी के साथ फ्रॉड किया, झूठ बोल के रिंग ले ली, अपने आप को बड़ा आदमी बता के, और चेक दे दिया, चेक बाउंस हो गया। फ्रॉड किसके साथ हुआ जल्दी बोलो? बी के साथ। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी, लेकिन वो अपना कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल को अवॉइड करे, रिसाइंड करे, उसके पहले ए ने वो रिंग किसी सी को भेज दी। अब क्वेश्चन जो है फ्रॉड का नहीं है, क्वेश्चन सेल ऑफ गुड्स एक्ट का है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नहीं। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट का एक्सेप्शन बोलता है
कि voidable पर्सन इन पोजीशन अंडर voidable कॉन्ट्रैक्ट, अगर किसी इनोसेंट बायर को फॉर वैल्यू एंड गुड फेथ में बेच देता है तो फिर ही गेट्स अ गुड टाइटल इवन दो हिज टाइटल वाज नॉट गुड। तो प्रश्न ये कि सी को इसका गुड टाइटल मिलेगा कि नहीं रिंग का, और अब वो दुकानदार क्या कर सकता है ए के साथ बी सिर्फ और सिर्फ कॉम्पेंसेशन मांग सकता है, लेकिन सी से जाके रिंग वापस नहीं मांग सकता। कहाँ घुमा के भाई इन्होंने नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट के एक्सेप्शन जो था वॉइडेबल पर्सन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, उस एक्सेप्शन पे पूरी कहानी बना के क्वेश्चन पूछ लिया। आप तैयार हो इस क्वेश्चन के लिए? बोलो हाँ या ना। और अच्छा हुआ बता दिया सोगा से, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोल देते तो सब खेल बदल जाता, पूरा ही बदल जाता, तब की तब देखते। चलो भाई, मोनी एंड टोनी, जबरदस्त। मोनी एंड टोनी, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो अभी पढ़ा था पार्टनरशिप एक्ट अपन लोग, क्रैश वाले बच्चों ने याद करो क्या करा था उसके अंदर अपन ने, कि अगर पार्टनर्स के बीच में ये रेम्यूनरेशन का एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो तो ही मिलेगा, अदरवाइज उनको राइट नहीं रेम्यूनरेशन के लिए। लेकिन मैंने बोला था अगर परंपरा चली आ रही हो तो फिर ये अपने आप में ये इम्प्लाइड एग्रीमेंट हो जाता है कि फिर सबको मिलेगा। बोलो हाँ। अब देखो मोनी और टोनी में मोनी का मो लिया, टोनी का टो लिया, तो कंपनी फर्म का नाम क्या बनाया? मोटो एंड कंपनी। समझ में आया? मोटो एंड कंपनी नाम क्यों बनाया? ये मारो छोरो मोटो है, ये वो वाला मोटो नहीं है। समझ में आया? हाँ ऐसा। दे एडमिटेड सोनी एज ए पार्टनर इन द फर्म। ये अब समझ में आया? अपन सोनी की टीवी बेचते हैं, जेठालाल टोनी टीवी बेचता है। जेठालाल टोनी टीवी बेचता है, याद है टोनी टीवी? अपन सोनी के बेचते हैं यहाँ पे इंदौर में, पर ऐसा सस्ता डुप्लीकेट बनाते। अच्छा उसकी एंगेजमेंट भी हो गई, दिन के दिन में हो गई। लो सोनी की एंगेजमेंट हो गई उसी दिन, दिन के दिन, रात का वेट भी नहीं करा उसने। ऐसा लिखा है क्या? रात्रि भोजन नहीं करते इसलिए दिन में हो गई। सर आप थक गए, आपको ब्रेक लेना है ले लो, लेकिन ऐसे उठपटांग मत बनाओ जो। चलो सुनो फिर, तो क्या वो फर्म के डे टू डे बिजनेस में एक्टिवली एंगेज है? कौन? सोनी। फर्म में एक ट्रेडिशन है, बताओ, बड़ी ट्रेडिशनल फर्म है, कुर्ते पजामे वाली, कि सारे एक्टिव पार्टनर्स को क्या मिलेगा? हर महीने 20,000 रुपए का रेम्यूनरेशन मिलेगा, 20,000 रुपए महीने। लेकिन इस बारे में कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है। एडमिशन सोनी का जब हुआ तो मोनी एंड टोनी अभी भी कंटिन्यू कर रहे थे सैलरी लेना, लेकिन सोनी को सैलरी नहीं दे रहे थे। तो सोनी क्या बोलेगा बताओ? बोले सबको बांट रहे हो, हमको डांट रहे हो। बोले यार सब में तो सैलरी बढ़ती, मेरे को ही नहीं दे रहे हो बस। सोनी ने भी क्लेम कर दिया रेम्यूनरेशन, बोले मेरे को भी दो। लेकिन बाकी पार्टनर ने क्या बोले? ए भाई तू नया नया है, तेरे को नहीं मिलेगी, हमारे जितना काम कर पहले फॉर्म में फिर मिलेगी। तो उनका कहना है कि भाई एक्सप्रेस एग्रीमेंट तो है ही नहीं, ये तो मजाक की बात है, एक्सप्रेस एग्रीमेंट तो है ही नहीं, क्यों दे? अब आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से बताना है कि सोनी को रेम्यूनरेशन मिलेगा या नहीं। पढ़ के देखो, ऐसे तो दूर से देखो तो क्वेश्चन लगता है कितना कठिन है यार, लेकिन असल में देखा जाए तो क्वेश्चन सारे सरल होते हैं। बोलो हाँ। सिर्फ एक बार समझ में आ जाना चाहिए बोलना क्या चाहिए, और शब्दों के मीनिंग मालूम होनी चाहिए क्या मीनिंग। बोलो आया क्या? मैं पहले बहुत डरा था M23 बैच का होगा क्या, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। जब अपने को पार्टनरशिप एक्ट में 56 दिन लगे इनकी बैच में पार्टनरशिप, अपन ने 56 दिन में कोर्स कराना, बुरा मत मानना आप लोग, 56 दिन हमारा पार्टनरशिप एक्ट चला। बस ये आरटीपी खत्म होगी उसके बाद ब्रेक दूंगा, ब्रेक के बाद 5 मिनट का ब्रेक, उसके बाद पीवाईक्यू करेंगे। जब तक एक काम करो, किसी को बोल दो कि ना आके बैठ जाओ यहाँ पे, 5 मिनट बाद ये क्लास में बीच में स्ट्रीमिंग रोकनी, फिर रीस्टार्ट करेंगे स्ट्रीमिंग। 5-7 मिनट का ब्रेक। टाइम क्या हो गया? तो अब 5-7 मिनट में खत्म हो रहा है, उसके बाद एक बीच में ब्रेक लेंगे। कोई जाना मत, मेरे को जितने अभी बैठे हैं उतने सारे चाहिए। हाँ बीच में किसी ने हाँ कल्टी नहीं भरने का। किसका? ये सोनी टोनी का। अभी देख लेते हैं इसका आंसर, पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। देखो अच्छा क्वेश्चन है, हाँ ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है कंपनीज एक्ट का। तरुण सुन बेटा, जगन्नाथ ऑयल्स लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, बातें मत करो बेटा। जगन्नाथ ऑयल्स लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, कितने मेंबर है उसमें? 220। उसमें से 25 मेंबर कैसे हैं? कंपनी के एम्प्लॉय भी हैं। बहुत ध्यान से सुनना, ये वाला क्वेश्चन उलझाएगा आपको, लेकिन अब नहीं उलझाएगा। कब से कब तक थे वो 25 लोग एम्प्लॉइज?
1 अप्रैल 2006 से 28 जून 2016 तक। उनको शेयर कब अलॉट किए गए? पहली बार, ये पहली बार इंपॉर्टेंट वर्ड है, 1 जुलाई 2007 को। विच वर सोल्ड बाय देम ऑन 1 अगस्त 2016। अब फटाफट से यहाँ पे 4 डेट लिखो, कब से कब तक थे वो? 1 जुलाई 2006 से 28 जून 2016 तक वो कंपनी के क्या थे? एम्प्लॉय। 1 जुलाई 2006 से, सॉरी 1 अप्रैल 2006 से 28 जून 2016 तक वो एम्प्लॉय थे। और शेयर कब अलॉट हुए उनको? पहली बार 1 जुलाई 2007। इस दौरान हुए तो 200 की गिनती में आएंगे कि नहीं आएंगे? अगर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना हो तो नहीं आएंगे। अगर प्राइवेट में कन्वर्ट करना हो तो 200 में नहीं आएंगे। लेकिन वो शेयर उन्होंने कब बेच दिए? 1 अगस्त 2016 को, एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के बाद बेचे। चलो ठीक है। आफ्टर सम टाइम 1 दिसंबर 2016 को उनमें से हर एक व्यक्ति ने कंपनी के फिर से शेयर खरीद लिए और वो शेयर अभी तक उन्होंने टिल डेट अभी तक भी होल्ड करके रखे हैं। अब आया शिवांक, ये जो मेहनत अपन ने उस समय की थी, इस पॉइंट पे टाइम बहुत लगा था, लेकिन ये जो मेहनत अपने शिवांक उस समय की थी आज फल दे रही है अपने को। और अधिकतर जगह इतना सब, चलो छोड़ो, इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। कहाँ क्या हो रहा है उस पर तो अपने को बात करनी नहीं। वैसे भी आपको पूरा मालूम है कब क्या होता है। कल ही अपन ने जब मैं कंपनी जेड का करा था तब भी बताया था। तो प्रश्न ये है कि अब वो लोग 200 की गिनती में आएंगे कि नहीं आएंगे? काउंटिंग में आएंगे वो, ठीक। अब कंपनी कन्वर्ट होना चाहती है प्राइवेट कंपनी में। रीजन के साथ बताना, क्या जगन्नाथ ऑयल्स लिमिटेड को अपने मेंबर्स रिड्यूस करना पड़ेंगे क्या? क्यों? क्योंकि वो शेयर गए और अब जो शेयर है वो एक्स एम्प्लॉय वाली कैटेगरी में आप नहीं आ रहे हो, क्योंकि वो तब के नहीं है जब आपने एम्प्लॉयमेंट में थे, तब के शेयर लिए हुए नहीं है। इसका मतलब क्या होगा बोलो? 200 की गिनती में आएंगे, और 200 की गिनती में आएंगे तो फिर मतलब जो भी गिनती होगी उस गिनती में आएंगे। तो ये 220 की गिनती को रिड्यूस करना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि प्राइवेट बनाने के लिए क्या जरूरी है? 200 से कम। कितनी चीजें लिखना पड़ेगी इस क्वेश्चन में। पहले ये बताओ कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर नहीं होते हैं, उसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं, कौन कौन इंक्लूड नहीं होते हैं, ये पूरा प्रोविजन बताओ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इससे रिलेटेड। उसके बाद बताओ इन द गिवन केस जगन्नाथ ऑयल्स लिमिटेड में जो मेंबर्स ने शेयर लिए हैं, ये जो मेंबर हैं जो एम्प्लॉय भी थे, ये तब लिए थे जब वो एम्प्लॉय थे, लेकिन उसके बाद बेच दिए। और अब जो लिए हैं वो तब लिए हैं जब एम्प्लॉयमेंट छूट चुका है। इसलिए अब ये एक्स एम्प्लॉय वाले एक्सेप्शन में नहीं जा रहे हैं, इसलिए मेंबर काउंट होंगे। और चूंकि ये काउंट होंगे तो फिर टोटल मेंबर कितने गिने जाएंगे? 220। इसलिए देयरफॉर जगन्नाथ ऑयल्स लिमिटेड को अगर प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट होना है तो उसको मेंबर्स रिड्यूस करना पड़ेंगे। एक आंसर बोलो हाँ। कैसे लिखना है? बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पे कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन में फाड़ दी इनने। ये अगर पेपर में आ जाए तो आम बच्चा तो हाँ गड़बड़ हो जाएगी। वुड योर आंसर बी डिफरेंट कि अगर 25 मेंबर्स का एम्प्लॉयमेंट पीरियड 1 अप्रैल 2006 से 28 जून 2017 तक होता, तब फिर ये आंसर बदल जाता? हाँ। पर आंसर क्या लिखते हैं? देन इट वुड नॉट हैव टू रिड्यूस इट्स मेंबर्स, क्योंकि फिर वो अभी भी एक्स एम्प्लॉयज ही हैं और एक्स एम्प्लॉय होने के कारण वो 200 की गिनती में नहीं आते, किसी भी तरह की गिनती में नहीं आते। बोलो आया तगड़ा आंसर? $356 बस आखिरी है। करण ने वुडन टेबल परचेज की अपने स्टडी रूम के लिए। टेबल अच्छी थी, एग्जामिन करा उसने, उसके बाद ही परचेज की। उसमें कोई डिफेक्ट नहीं मिला, 20,000 रुपए दे भी दिए। बाद में पता चला कि टेबल का एक पांव कैसा था? टूटा हुआ था, और उसको वुड को क्या करा गया था? चिपकाया गया था इस तरह से कि वो टेबल में डिफेक्ट दिखाई न दे, हाइड करे। कैन करण रिटर्न द टेबल? क्वेश्चन सोगा से नहीं है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से है। ऐसा करते हो? सोगा नहीं है। एक्टिव कंसीलमेंट, फ्रॉड के डेफिनेशन सेक्शन 17 आया। और एक्टिव कंसीलमेंट है द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी। प्रश्न ये है कि इसको पूरा डिस्कस करना है। अब ये पूछा ही नहीं कि करण को क्या मिलेगा क्या नहीं, आप पूरा डिस्कस कर दो और कंक्लूजन अपने हिसाब से देना। देयरफॉर करण के पास ये रेमेडीज है जो फ्रॉड के केस में होती है। बोलो आया? बहुत बढ़िया। 356। अंकित को नीला ब्लैक कलर का पेन चाहिए, सीए के एग्जाम ब्लैक कलर से लिखते हैं अपन, याद रखना। हाँ ब्लैक पेन से लिखना है। स्टेशनरी की दुकान पे गया,
ब्लैक पेन मांगा, सेलर ने एक पेन दे दिया, बोले ब्लैक पेन है, लेकिन पेन के ऊपर क्लियरली पैकेट पे लिखा था कि ये ब्लू इंक पेन है। अंकित ने पैकेट को ध्यान ही नहीं दिया, पेन खरीद लिया, घर जाने के बाद उसको पता चला कि वो ब्लू पेन है। अब अंकित उस पेन को रिटर्न करना चाहता है और ये बोल रहा है कि सेलर ने इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ सेल बाय डिस्क्रिप्शन का वायलेशन किया है। क्या अंकित ये गुड्स वापस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, केविएट एम्प्टर लगेगा। माना कि भाई डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं है, लेकिन क्लियर शब्दों में लिखा था कि ये ब्लू इंक पेन है, और आप एक छोटी सी इंस्पेक्शन में क्या कर सकते थे, इस बात को जान सकते थे कि ये ब्लू नहीं है, ये ब्लैक नहीं है, ब्लू है। तो गलती यहाँ पर अंकित की है, इसलिए यहाँ पर इम्प्लाइड कंडीशन का ब्रीच नहीं हुआ है, बल्कि केविएट एम्प्टर लग रहा है। बोलो हाँ। क्वेश्चन पढ़ना आया कि नहीं आया, कैसे पढ़ते हैं, झट 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 झट, बोलो हाँ, है ना। एक कंपनी सेक्शन 8 में रजिस्टर हुई है, पिछले 5 साल से बढ़िया प्रॉफिट कमा रही है, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में अच्छा चेंजेस हुआ है उसके बाद से। कुछ मेंबर ये कंटेंट कर रहे हैं। अच्छी कंटेंटेड वर्ड आया तो कंफ्यूज हो गए, बोले यार ये क्या बोलना क्या चाह रहे हैं भाई। उनका ऐसी राय है, कंटेंशन यानी राय। कुछ मेंबर्स की ऐसी राय है कि यार हमारा डिविडेंड रिसीव करने का अधिकार है, हमको डिविडेंड दो। क्या कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है? अगर हाँ तो मैक्सिमम परसेंटेज क्या होगा? अब ये फालतू में उलझाया, बाद में मैक्सिमम परसेंटेज पूछ के। सेक्शन 8 कंपनी मेंबर्स में डिविडेंड बांट ही नहीं सकती, उलझाओ मत जबरदस्ती। और अगर बांट दिया तो क्या हो जाएगा? सेक्शन 8 का लाइसेंस रिवोक हो जाएगा, ये लिख दोगे। और दूसरी एक खास बात और है कि क्या सेक्शन 8 कंपनी ऑल्सो टू डिस्कस, ये तो डिस्कस करना है कि डिविडेंड बांटना है कि नहीं बांटना है, तो बताओ डिविडेंड बांट पाएगी कि नहीं। दूसरा कुछ और रेगुलर मैटर भी डिस्कस करना थे, उसके लिए कंपनी ने जनरल मीटिंग बुला ली 14 दिन का नोटिस देके। क्या ये मीटिंग वैलिड है? अब सुन लो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बात, आमतौर पे कोई भी कंपनी जनरल मीटिंग के लिए 21 दिन का नोटिस देती है, उसके पहले मीटिंग नहीं बुला सकती। आज मीटिंग बुलानी है तो नोटिस कितने दिन देना पड़ेगा? 21 क्लियर डेज। कितने दिन पहले? मतलब जिसमें डे ऑफ नोटिस उसका नेक्स्ट डे और डे ऑफ मीटिंग शामिल नहीं होता, ऐसे 21 क्लियर डेज होना चाहिए। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी एक्सेप्शन है, सेक्शन 8 कंपनी को 14 डेज नोटिस पे भी मीटिंग बुलाना अलाउड है। तो फिर क्या ये जो सेकंड वाला पॉइंट है जिसमें उन्होंने जनरल मैटर्स को डिस्कस करने के लिए जनरल मीटिंग बुला ली है बाय गिविंग नोटिस ऑफ ओनली 14 डेज, तो क्या ये नोटिस वैलिड है? तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया सेक्शन 8 कंपनी को लेके। याद रख लेना कि सेक्शन 8 कंपनी 14 डेज के नोटिस पे मीटिंग बुला सकती है, लेकिन बाकी कंपनियां जनरल रूल क्या है? 21 डेज की, कम से कम 21 डेज का नोटिस हो तो ही वैलिड मीटिंग होती है। क्लियर एकदम? नो लिमिट नाम से ही क्लियर है कि इस कंपनी के मेंबर्स के लायबिलिटी पे कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड कंपनी है। नो लिमिट प्राइवेट कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एज एन अनलिमिटेड कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल 10 लाख है। उसके एक क्रेडिटर मिस्टर सैमुअल ने कंपनी के एक शेयर होल्डर मिस्टर इनोसेंट, बेचारे की कोई गलती नहीं है, मिस्टर इनोसेंट के खिलाफ केस कर दिया कि मेरे को नो लिमिट कंपनी को जो पैसा दिया वो तेरे से लेना है। क्यों? बोले वैसे भी अनलिमिटेड कंपनी है, अनलिमिटेड कंपनी है तो सारे मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो ले मैंने डायरेक्ट तेरे खिलाफ केस कर दिया कंपनी के, तू इनोसेंट है तो क्या हुआ? तो हाँ, मुझे प्रीबिटी नहीं, आपको कंपनीज एक्ट से इस क्वेश्चन का जवाब देना है। एक्सप्लेन वेदर मिस्टर सैमुअल लिमिटेशन ऑफ एक्शन सेपरेट लीगल एंटिटी, दोनों पॉइंट लिखना पड़ेंगे। कंपनी अलग होती है और उसके मेंबर कंपनी के डेट्स कंपनी के होते हैं, मेंबर के। पहला। दूसरा लिमिटेशन ऑफ एक्शन, इवन इफ इट इज एन अनलिमिटेड कंपनी तो भी अनलिमिटेड कंपनी अपने मेंबर से मांग सकती है, क्रेडिटर कंपनी से मांग सकते हैं, लेकिन क्रेडिटर डायरेक्टली कंपनी के मेंबर से। समझ में आया पूरा ये झमाझम?